है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, परीक्षा की तिथि पहले से निश्चित है। यूपीटीटी की 23 जनवरी 2022 को आपका पेपर होने वाला है। इसके लिए हम लोग हिंदी की महाजंग करने जा रहे हैं और इसी के साथ ना सिर्फ हिंदी की महाजंग बल्कि हर सब्जेक्ट का हम लोग एक महाजंग लेकर के आएंगे, जिसमें आपके कुछ दिए गए प्रश्न होंगे, उन प्रश्नों के आंसर होंगे। यह प्रश्न जो दिए जाएंगे, इनकी प्रकृति और प्रवृत्ति जो है यूपीटीटी से मैच करती रहेगी, जिससे हम लोग आसानी से इन प्रश्नों के द्वारा आने वाले 23 तारीख को होने वाले पेपर को हम लोग आसानी से हल कर सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आप अगर इस तरह की पूरी सीरीज करते हैं तो आप अपने सब्जेक्ट में बड़े आराम से 29 क्वेश्चन तक अचीव कर सकते हैं। 30 में 29 क्वेश्चन आप प्राप्त कर सकते हैं। ये मुझे विश्वास भी है और उम्मीद भी है। प्यारे मित्रों, हम शिक्षण को स्टार्ट करें, इसके क्लास को स्टार्ट करें उसके पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने मित्रों को शेयर कर दें। ना सिर्फ इसी के लिए बल्कि टीजीटी पीजीटी की भी क्लासेस आपकी चलाई जा रही। बायोलॉजी, जो लोग जीव विज्ञान से संबंधित हैं वो चैनल से जुड़ जाएं, आपको उसका लाभ अवश्य मिलेगा। हम इसको स्टार्ट करने चल रहे हैं। उसके पहले कुछ न्यूज़ है, उसको भी मैं आपको बता ही देता हूँ। आज की न्यूज़ है, 5 जनवरी है आज। जो लोग बाद में देखेंगे वो लोग समझेंगे। 5 जनवरी की न्यूज के हिसाब से ऐसी सूचना मिल रही है कि जो है यूपीटीटी को लेकर के संकट का काल बना हुआ है। चूंकि 15 तारीख तक आपके सरकार ने छुट्टी कर रखी है, जो भी आपके कॉलेज हैं, और आपको पता है कि 21 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी जो हैं वो इस पेपर में शामिल होने वाले हैं, जिसको लेकर के लगातार कवायद लगाई जा रही है कि पेपर टल जाएगा। पेपर टले ना टले, इसकी जब तक ऑफिशियल न्यूज नहीं आ जाएगी तब तक आप इसके अफवाह में ना पड़ें। हाँ, लोगों का कहना है, उस बात को आप तक पहुंचाना हर एक चैनल की जिम्मेदारी होती है और वो चैनल आप तक पहुंचाता है। न्यूज़ चैनल की जिम्मेदारी, न्यूज़ चैनल भी आपको उस पर मुद्दा पे बात करके आपको पहुंचाता है। लेकिन हम उसके लिए बैठ करके इंतजार करें पेपर टलेगा, ये एक मूर्खतापूर्ण काम होगा। तो हम अपनी तैयारी को जारी रखें और आने वाले दिनों में जैसे ही हमें मौका मिले हम उस पर मौका पे चौका लगा सकें। इसलिए चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मौका पे चौका लगाते हैं और बिना बात किए, बिना समय गंवाए अपनी श्रेणी को आगे बढ़ाते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कुछ दिखाई पड़ रहा है, नीचे लोगो है चैनल का स्टडी विद प्रदीप। यदि आप अभी सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, ठीक है। चलिए बताइए, भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है, यहाँ पे नहीं लिखा गया है और हमें उम्मीद है कि आप इसका आंसर कर सकते हैं। भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है, तो आप आंसर बताइए कौन सा क्वेश्चन यहाँ पे सही होगा। किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी, डेक्राली और अभिक्रमित अनुदेशन। तो इसका पीडीएफ भी मैं आपको बता दूं, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा और आपके व्हाट्सएप पे भी मिल जाएगा। व्हाट्सएप पे आप हमें व्हाट्सएप करेंगे 8004109989 पे, इस सभी का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। और इसका आंसर यहाँ आप देखिए, कलर दूसरे कलर से लिखा गया है, जिससे आपको बड़े आसानी से इसका आंसर आप रिवीजन कर सकते हैं। नंबर नोट कर लीजिए 8004109989। इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप करके आप लिख दीजिएगा यूपी टेट के लिए महाजंग लिख दीजिए, या यूपी टेट सिर्फ लिख दीजिए, यूपी टेट मैटर लिख दीजिए। हम आपको यहाँ पे शेयर कर देंगे। जितने भी बॉयज़ हैं, गर्ल्स हैं, या मतलब जितने भी मित्र हमारे हैं यहाँ पे देख रहे हैं, सभी लोग निश्चिंत रहें, उनका नंबर सिक्योर रहेगा। उनके नंबर के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं होने वाली। आप इस बात से एकदम निश्चिंत होकर के व्हाट्सअप कर सकते हैं, परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं। तो हम लोग बात कर रहे थे भाषा शिक्षण की नहीं है, तो अभिक्रमित अनुदेशन ये किससे संबंधित है, इसके बारे में भी चर्चा कर लें। हम आपको बता दें, भाषा शिक्षण पद्धति के अंतर्गत किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी और डेक्राली अनुदेशन प्रणाली आती है। कौन कौन आती है? भाषा शिक्षण के अंतर्गत आपके किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी और डेक्राली प्रणाली आती है। लेकिन जो अभिक्रमित अनुदेशन प्रणाली है, ये भाषा शिक्षण के अंतर्गत नहीं आती है, बल्कि यह अधिगम का एक हिस्सा है। किससे संबंधित है? अधिगम से संबंधित है। तो आप बताएंगे किससे संबंधित है? अधिगम से संबंधित है। किससे? अधिगम से संबंधित है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, अधिगम से संबंधित है, यानी अधिगम में आएगा तो यह क्वेश्चन आपका वहां पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे इस प्रकार है, बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। तो बालक की जो शिक्षा है, प्रारंभिक शिक्षा है, उसकी किस में दी जाए? प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए। यह किसका मानना है, आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन दिया गया है मॉन्टेसरी का, महात्मा गांधी का, फ्राबेल का और क्लीफेट्रिक का। तो इसमें से आपको बताना है कौन सा आंसर आपका सही होगा। आप आंसर कर सकते हैं कौन सा आंसर सही होगा। मुझे लगता है कि सबको आंसर पता है, महात्मा गांधी का। प्यारे मित्रों, आप जानते हैं यहाँ पे जो एनसीएफ है, एनसीएफ ने यही कहा है कि एनसीएफ में भी ये कहा गया है 2021 की जो शिक्षा नीति है
उसमें भी ये कहा गया है कि जो बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा दी जाए वो किस में दी जाए, मातृभाषा में दी जाए। किस में दी जाए, मातृभाषा में दी जाए। तो आप इस बात से अवगत हैं। हालांकि ये महात्मा गांधी का क्वेश्चन के ऑप्शन के हिसाब से हमारा आंसर किसके पास जाएगा, महात्मा गांधी के पास जाएगा। मुझे उम्मीद है सबको ये क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, हमें भी पता है, आपको भी पता है, बस हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। पेपर देना है तो इसका रिवीजन करने में क्या बुराई है। ठीक है, पूरा पेपर करिएगा, बीच में छोड़ के मत भागिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे गए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से है, पूछ रहा है व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है, यानी कौन ऐसा है जो उपयुक्त नहीं, किसके लिए, व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है। तो आपको नहीं वाला बताना है। आगमन प्रणाली, निगमन प्रणाली, अगला है आपका अव्याकृत प्रणाली, या फिर पूछा जा रहा है कक्षा अभिनय प्रणाली। तो आपको बताना है कौन सा आंसर सही होगा। कक्षा अभिनय प्रणाली आपका सही आंसर हो जाता है। उसके पहले आपको ये 3 ऑप्शन दिए गए हैं। कक्षा अभिनय प्रणाली व्यवहार शिक्षा के लिए उपयुक्त है। कक्षा अभिनय प्रणाली किसके लिए है, व्यवहार शिक्षा के लिए। किसके लिए है, व्यवहार शिक्षा के लिए। कक्षा अभिनय प्रणाली जो है ये व्याकरण शिक्षा के लिए क्या है, माफ करिएगा, व्याकरण शिक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है, व्याकरण के लिए उपयुक्त नहीं है। बाकी सभी ये तीनों आगमन, निगमन और अव्यग्रित, ये तीनों जो है व्याकरण के लिए क्या है, उपयुक्त हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया। मिसप्रिंट ये है कि आपको ये बताना है कक्षा अभिनय प्रणाली जो है ये व्याकरण शिक्षा के लिए क्या है, उपयुक्त नहीं है, बाकी सभी उपयुक्त हैं। चूंकि हमसे नहीं पूछा गया था तो आगमन, निगमन और अव्यग्रित ये तीनों प्रणाली क्या है, कक्षा व्याकरण शिक्षण के लिए क्या है, उपयुक्त मानी जाती है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, आनंद कादंबनी पत्रिका के प्रकाशन कहाँ से होता है। आनंद, आपको बताना आनंद कादंबनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है। आपको ये बताना कहाँ से होता है। तो आपको इसका आंसर करना है आनंद कादंबनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है। जल्दी बता दीजिए कहाँ से होता है। बनारस से, मिर्जापुर से, इलाहाबाद से या लखनऊ से। 4 ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहे हैं। आपको इसका आंसर करना होगा। जल्दी बताइए कौन सा आंसर सही है। तो जल्दी बताइए। तो यहाँ पे आपका आंसर सही हो जाता है मिर्जापुर। कहाँ से होता है, मिर्जापुर से होता है। आगे बढ़ जाते हैं। तो आपका ये आंसर तो एक हो गया मिर्जापुर, इसको आप जान गए मिर्जापुर होता है। अब इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। बनारस से क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, पूरी बात को ध्यान से एकदम सुनते जाइएगा। आनंद कादंबनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है, मिर्जापुर से होता है, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, इस पत्रिका का संपादन बद्री नारायण, कौन है, बद्री नारायण, बद्री नारायण चौधरी, बद्री नारायण चौधरी, और चौधरी हैं। इनको प्रेम घन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रेम के घन है ये, तो प्रेम घन भी कहा जाता थे। इनकी एक और पत्रिका नीरद, नागरी नीरद, कौन है, नागरी नीरद, नागरी नीरद एक और पत्रिका है जिसका प्रकाशन कहाँ से होता है। इसका भी प्रकाशन कहाँ से होता है, मिर्जापुर से होता है। कहाँ से होता है, मिर्जापुर से ही होता है। ठीक है, अब आप बताइए कि जो हम लोग पढ़ रहे थे आनंद कादंबनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है, मिर्जापुर से होता है। कौन प्रकाशित करते हैं, संपादक कौन है, तो आप कहेंगे बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन हैं। यहीं से एक और पत्रिका का प्रकाशन होता है जिसका नाम क्या है, नागरी नीरद है। इसका प्रकाशन भी कहाँ से होता है, मिर्जापुर से होता है। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपको यहाँ पे बनारस दिया गया। बनारस से कौन सी पत्रिका निकलती था, आप बताएंगे। हंस नामक पत्रिका का संपादन कहाँ से होता था, बनारस से होता था। 1930 में हंस नामक पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था, बनारस से होता था। इसका संपादन कौन करता था, संपादन करते थे, कौन करते थे, जल्दी बता दिए, संपादन कौन करते थे। आपका आंसर आना चाहिए, संपादन कौन करते थे, मुंशी प्रेमचंद करते थे। बनारस से संबंधित कौन है, मुंशी प्रेमचंद हैं। तो मुंशी प्रेमचंद करते थे। कौन करते थे, मुंशी प्रेमचंद करते थे। किसका, हंस पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था, बनारस से होता था। और संपादन कौन करते थे, संपादक कौन थे, तो आप कहेंगे संपादक थे मुंशी प्रेमचंद जी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इलाहाबाद पे आते हैं, यानी प्रयागराज, जो आजकल प्रयागराज है, पहले इसका नाम इलाहाबाद था। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका नाम चेंज कर दिया। तो आपको बताना है इलाहाबाद से किसका होता था, प्रतीक पत्रिका का। किसका, प्रतीक पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है, इलाहाबाद से होता है, निकलती है। जिसका संपादन कौन किए थे, अज्ञे किए थे। और मुझे लगता है सबको अज्ञे का पूरा नाम पता होगा। अगर पता है तो ठीक है, नहीं पता तो आप बताइए, देख करके सर्च करके बताइए। हीरानंद वात्सायन अज्ञे इनका नाम है। तो अज्ञे जो हैं एक संपादन करते थे, किसका, प्रतीक पत्रिका का। कहाँ से प्रकाशित होती थी,
इलाहाबाद से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक लखनऊ से पत्रिका प्रकाशित होती, लखनऊ से प्रकाशित पत्रिका तद्भव है, तद्भव रूप में इसका नाम तद्भव पत्रिका है, और इसका संपादन कौन करते थे? अखिलेश करते थे। तो ये हो गया आपका। आगे बढ़ते हैं। अगला है आदिकाल की रचना है, आदिकाल की रचना बताना है। एक सेकंड रुक जाइए, इसको ऊपर करें और उसको नीचे लाएं कलर को, 1 मिनट, हाँ बस। उसके बाद बताइए आदिकाल की जो रचना है वो कौन है? आदिकाल की यहाँ अखरावट है, छत्रसाल दशक है, दीप, ये छिप सिक्का नहीं, दीप सिक्का है, दीप सिक्का है, और खुमार रासो है। अब आपको बताना है कि इसमें कौन सा सही है। तो आपका आंसर तो सही जाएगा खुमार रासो पे। किसके पास जाएगा? खुमार रासो पे। आदिकाल की रचना खुमार रासो है। खुमार रासो के रचयिता कौन है? दलपति हैं। कौन है? दलपति। कौन है? दलपति हैं खुमार रासो के रचयिता। ठीक, दलपत, इसके दलपत विजय नाम है इनका। दलपत विजय जो हैं खुमार रासो के क्या हैं? रचयिता हैं। ठीक, आदिकाल की अन्य रचनाएं हैं जैसे कि बीसल देव रासो। कौन है? बीसल देव रासो। ये किसकी रचना है? आदिकाल की रचना है सभी। बीसल देव रासो, बीसल देव रासो। ठीक है, रासो, रासो। ठीक, और दूसरा उसके बाद कौन है? बीसल देव रासो। पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो। ठीक, इसके बाद कौन है? परमाल रासो, परमाल रासो। ये कौन है? परमाल रासो। उसके बाद आपका परमाल रासो आल्लाखंड है। संदेह रासक। इस सभी घटना पत्रिकाएं या पुस्तकें या जो भी रचना है, ये रचना किसकी है? आदिकाल के समय की ही रचनाएं होती हैं। तो आपका सही आंसर हो जाता है कौन सा? खुमार रासो आपका सही आंसर हो जाता है। चलें आगे की तरफ चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार है। पूछ रहा है हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ्य योजना के उद्देश्य कथन आता है। कह रहा है हिंदी गद्य शिक्षण के पाठ्य योजना का उद्देश्य कथन आता है। तो आपका आंसर हो जाएगा कब आता है? प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात। प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात आपका आता है। तो ये आंसर आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। निरामिष किसे कहते हैं? आपको बताना निरामिष किसे कहते हैं। मांस रहित भोजन को क्या कहते हैं? निरामिष कहते हैं। क्या कहते हैं? मांस रहित भोजन जो होता है उसी को निरामिष कहा जाता है। ठीक, जबकि रात्रि में विचरण करने वाले को क्या कहते हैं? रात्रिचर कहते हैं। क्या कहते हैं? रात्रि में विचरण जो करता है उसे रात्रिचर कहते हैं, या इसी को क्या कहते हैं? निश्चर कहते हैं। निश्चर ठीक है, हनुमान जी कहते हैं ना कि निश्चर निकट निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। तो निश्चर हो गया। और मोक्ष की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? मुमुक्षु कहते हैं। क्या कहते हैं? मुमुक्षु कहते हैं। क्या कहते हैं? मुमुक्षु कहते हैं। क्या कहा जाता है? इसमें मुमुक्षु को आ जाता है। और रात्रि में विचरण करने वाले को क्या कहते हैं? निश्चर कहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं, और अगला प्रश्न आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको लिखनी होंगी और मतलब जाननी होंगी। आप इस वीडियो को 2-3 बार देख लीजिएगा ताकि ये सारे जितने डिस्क्रिप्शन की चीज़ें हैं वो आपको क्लियर होती जाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर। पहला क्वेश्चन में ही एक क्वेश्चन छुपा हुआ है कि आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रवादी कवि किसे कहा जाता है। तो रामधारी सिंह दिनकर आपका एक यहाँ पे क्वेश्चन तो यहीं पे छुपा है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए एक क्वेश्चन यहाँ पे छुपा हुआ। रामधारी सिंह दिनकर की एक रचना है जिसका नाम क्या है? उर्वशी। 2 क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में ही 2 क्वेश्चन छुपा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे छुपा हुआ है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे संबंधित है? साहित्य से संबंधित है। ये क्लियर हो गया। क्यों क्लियर हुआ? क्योंकि राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर हिंदी की रचना के लिए इन्हें पहली बार प्रदान किया गया, मतलब पूछा जा रहा है कब प्रदान किया गया। इसका मतलब कि रामधारी सिंह दिनकर क्या थे? एक कवि थे, और ये जब लेखक थे, कवि थे, रचनाकार थे, तो इनको अगर हम दे रहे हैं तो इनको अगर पुरस्कार दिया जा रहा है हिंदी के लिए दिया जा रहा है। हिंदी में इनकी रचना कौन है? उर्वशी है। एक क्वेश्चन तो ये हो गया कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना क्या है? उर्वशी है। या ये पूछ ले उर्वशी किसकी रचना, तो आप कहेंगे रामधारी सिंह दिनकर की है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे संबंधित है? साहित्य का पुरस्कार है। ये भी आपका एक क्लियर हो गया। अब जो क्वेश्चन है उसको ध्यान सुनते हैं। कह रहा है राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? आपके सामने ऑप्शन है 71, 72, 73, 74। ठीक है, क्वेश्चन का ऑप्शन देखिए कितना कठिन है। 71, 72, 73, 74। थोड़ा सा गड़बड़ किए तो आपका नुकसान हो सकता है। तो चलिए बीच वाले को हम लोग पकड़ लेते हैं और 72 को हम लोग आंसर मान लेते हैं। ये तो हो गया। अब मेरी पूरी बात को माफ करिएगा, मेरी पूरी बात को आप एकदम गौर से सुनिएगा जो मैं बोलने जा रहा हूँ। राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर
को उनकी कृत उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार कब प्रदान किया गया? 1972 में प्रदान किया गया। ये तो हमारे प्रश्न का आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है वो ये है, हिंदी भाषा पर प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया था? अगर हम आपसे पूछें कि हिंदी के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया, तो आपको बताना होगा फर्स्ट प्राइज किसको दी गई, तो आप कहेंगे सुमित्रा नंदन पंत को दी गई। किसको दी गई? सुमित्रा नंदन पंत को दी गई। सुमित्रा नंदन पंत को दी गई। क्या सुमित्रा नंदन पंत को दी गई? किस सन में दी गई, ये भी प्रश्न पूछा जाएगा, तो आप कहेंगे 1968 में दी गई। ध्यान से सुनिएगा, कब दी गई? 1968 में। हम पूछ रहे हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार पहली बार हिंदी में किसको दिया गया? आपने कहा कि सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया। हमने पूछा कि मित्र ये बताइए कि ये जो सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया ये किस सन में दिया गया, तो आपने कहा भाई देखो ये तो दिया गया 1968 में। फिर हमने आपसे पूछा कि ठीक है 1968 में दिया गया, अच्छी बात है, तो ये किसके लिए दिया गया था? उनकी कोई रचना रही होगी ना। तो आप कहते हैं कि देखिए रचना तो उनकी ऐसी है कि उस रचना को हम लोग कहते हैं चितंबरा कहते हैं। क्या कहते हैं? उनकी कृत क्या थी? चितंबरा थी। क्या नाम था? चितंबरा। तो हम लोग उनको क्या कहते हैं? चितंबरा के लिए दिया गया। अब हमारे पास एक क्वेश्चन और तैयार हुआ कि हिंदी का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? हम लोग कहेंगे सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया। किस सन में दिया गया? 1968 में दिया गया। ठीक, उनकी रचना कौन सी थी जिस रचना के लिए दिया गया? तो हम कहेंगे चिदंबरा के लिए दिया गया था। क्लियर हो गया। अगला एक प्रश्न और है यहाँ पे। अब बताइए 1978 ईस्वी में एक पुरस्कार दिया जाता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार एक व्यक्ति को दिया जाता है, उनका नाम है अज्ञे। क्या नाम है? अज्ञे है, अभी ऊपर आए थे। अज्ञे को दिया जाता है। और अज्ञे को किसके लिए दिया जाता है? कई बार पूछा गया है, तो आप इसका आंसर बताएंगे। कई बार पूछा गया, इसका आंसर आप बताएंगे। तो आप पूछेंगे किस रचना के लिए दिया गया था, तो आप कहेंगे कितनी नावों में कितनी बार। कितनी नावों में कितनी बार उनकी रचना है। कितनी नावों में कितनी बार के लिए हमने उनको पुरस्कार दिया था। किसके पुरस्कार दिया गया था? ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। किसको? अज्ञे को। किस सन में दिया गया था? 1978 में। हम आपसे पूछेंगे और आप आंसर करेंगे सर देखो भाई 1978 में अज्ञे जी को पुरस्कार दिया गया था। यह पुरस्कार किसके लिए दिया गया था? कितनी नावों में कितनी बार के लिए दिया गया था। अब हमने आपसे एक क्वेश्चन और पूछ लिया कि चलिए भाई ये बताइए कि कोई महिला है जिसको मिला है, तो आप कहेंगे हाँ महिला है जिनको मिला है, जिनका नाम क्या है? महादेवी वर्मा है। तो हम आपसे पूछेंगे ठीक है महादेवी वर्मा जी को अगर दिया गया है तो महादेवी वर्मा जी को किस रचना के लिए दिया गया था और कब दिया गया था? तो आप कहेंगे देखो 1982 में दिया गया था महादेवी वर्मा को, और उनकी रचना थी, बहुत फेमस रचना है जिसका नाम क्या है? यामा है। यामा के लिए दिया गया था। तो इस प्रकार हमने एक क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन तैयार किया। पहला हमने आपसे बताया कि रामधारी सिंह दिनकर के लिए उर्वशी उनकी रचना है जिसके लिए उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार 1972 में दिया गया। ध्यान से सुनिएगा, सबका रिवीजन करा रहे हैं। पहला हिंदी का पुरस्कार किसको दिया गया? सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया। कब दिया गया? 1968 में दिया गया। किसके लिए दिया गया? चिदंबरा के लिए दिया गया। ठीक है। फिर हमने कहा कि 1978 में किसको दिया गया? 1978 में दिया गया। किसको? अज्ञे को दिया गया। किसके लिए दिया गया था अज्ञे को? कितनी नावों में कितनी बार के लिए दिया गया। ठीक है। उसके बाद 1982 में एक महिला लेखिका जो हैं उनको दिया गया, या एक कहते हैं कवित्री हैं, उनको दिया गया जिनका नाम क्या है? महादेवी वर्मा है। उनको दिया गया किसके लिए? यामा के लिए दिया गया। कब दिया गया था? 1982 ईस्वी में। हमें उम्मीद है कि आप में से ज़्यादातर लोग इस बात को कनेक्ट कर पाए होंगे और लगभग 95 से 98% लोग ऐसे होंगे जिनको ये सभी क्वेश्चन जो हम अभी बताए हैं वो सबको ज्ञात होगा। फिर भी हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक इम्पॉर्टेंट सा क्वेश्चन आपके सामने हम दे देते हैं और आप उसका आंसर दीजिए। हम उम्मीद करते हैं कि आप में से सब लोग इसका आंसर दे पाएंगे। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, शहद शब्द है, शहद वही मधु शहद, ठीक, तो शहद शब्द है, आप बताइए शहद, बताइए क्या होता है शहद, कैसा शब्द है? आगत है, तत्सम है, तद्भव है, देशज है, कैसा है? तो आप कहेंगे ये आगत शब्द है। कैसा शब्द है? आगत शब्द है। ठीक है। बाकी तत्सम तद्भव आप जानते हैं, जो संस्कृत के समान बोला जाता है तत्सम होता है, जिसका हम धीरे धीरे संस्कृत कैसे होता है, हमारी हिंदी का विकास कैसे हुआ? आप कहेंगे देववाणी संस्कृत से क्या हो गई? लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत से क्या हुआ? पाली प्राकृतिक अपभ्रंश अवहट्ट होते हुए कहाँ आ गए? हम लोग इसमें आ गए। तो जो संस्कृत से हट करके है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं। देशज जो हमारे देश की भाषा है देशज है। जो दूसरे भाषाओं से आया हुआ शब्द है जैसे कि अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी, पुर्तगाली शब्दों से आए हुए शब्द हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? आगत शब्द कहते हैं। तो शहद जो है वो कैसा शब्द है? आगत शब्द है। और हम लोग ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं।
वनिता का प्रयोग किस अर्थ में किया जाता है? वनिता का प्रयोग स्त्री के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? स्त्री के लिए किया जाता है। अब यहाँ देखिए 4 शब्द दिए गए हैं, आप इसका चाहें तो याद कर लीजिए। जंगल का पर्यायवाची जैसे वन है, कानन है, अटवी है, विपिन है, ये सब किसके पर्यायवाची? जंगल के हैं। स्त्री की पर्यायवाची की अगर हम बात कर लें, जैसे नारी है, कलत्र है, त्रिया है, वामा है। वामा आपने बहुत पढ़ा होगा, वामा क्या है? वामा, ठीक है। वामा, वामा जो है ये क्या है? स्त्री का पर्यायवाची है। और यामा, यामा क्या है? महादेवी वर्मा की रचना है। वामा स्त्री का पर्यायवाची है और यामा महादेवी वर्मा की रचना है, जिसके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार 1982 ईस्वी में महादेवी वर्मा को दिया गया था। क्लियर है? तो उसके बाद आपने देखा होगा कांता है, रमणी है, कामनी है, और एक सबसे अच्छा है, जो लोग हमारे शादीशुदा मित्र हैं वो लोग याद रखें, इसे जरूर दोहराते रहें, या अपनी जो भी जीएफ बीएफ हो तो उनके लिए भी आप दोहराते रहें सुंदर सुंदरी शब्द, तो आपका रिश्ता उत्तम बना रहेगा, जिसके लिए ये स्त्री इसका क्या है? पर्यायवाची है। किसका? स्त्री का। ठीक है, ये हंसी मजाक की बात थी, सीरियस मत लीजिएगा। कुमुद किसका पर्यायवाची? ठीक है, कुछ लोग अभी ज्ञान बांटने लगे, टीचर होके बोल रहे हो, ठीक है, तो ऐसी बात नहीं है। ठीक है, हंसी मजाक करते रहिए, पढ़ते रहिए, वो सारी चीज़ें अपनी जगह है। ठीक है, कुमुद क्या है? मुकुंद, सॉरी कुमुंद नहीं है, मुकुंद। मुकुंद शब्द का पर्यायवाची क्या है? मुकुंद आप में से किसी का नाम होगा। भगवान विष्णु कौन है भाई? इसमें से जो लोग भगवान विष्णु हैं वो लोग थोड़ा सा यहाँ पे करिए, विष्णु जी आप लाइक करिए, शेयर करिए, और अपना नाम लिख करके बताइए कि मुकुंद जिसका पर्यायवाची है। हम विश करते हैं कि आपको जल्दी नौकरी मिले। तो मुकुंद के लिए यहाँ पे विष्णु पर्यायवाची हो जाता है। मुकुंद का पर्यायवाची क्या हो जाता है? विष्णु हो जाता है। और भी इनके पर्यायवाची हैं, जैसे कि आपने सुना होगा पुंडरीकाक्ष, ठीक है, जनार्दन, चक्रपाणी और चतुर्भुज। अच्छा, चतुर्भुज किसका पर्यायवाची आप बताएंगे? चतुर्भुज किसका पर्यायवाची है? विष्णु का पर्यायवाची। ठीक है, गरुड़ ध्वज और विशंभर, ये सभी किसके? गरुड़ के ऊपर सवारी लेते हैं विष्णु भगवान, तो गरुड़ ध्वज किसका पर्यायवाची है? विष्णु का, यानी मुकुंद का। ठीक है, चले आगे। विशंभर इनका नाम है। काहे रे नलिनी तू कुम्हलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी। अब इस पंथ को पूछ रहा है कि कौन रचनाकार लिखे हैं। काहे रे नलिनी तू कुम्हलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी। अब इस पंथ को पूछ रहा है भाई किसने लिखा है, तो आप कह देंगे कि जो सम्राट हैं, इन्हें सम्राट माना जाता है, और ये सम्राट हैं, कवि सम्राट हैं, इनको हम लोग क्या कहते हैं? आडंबर के विरोधी रहे हैं, समाज सुधारक रहे हैं, कबीरदास जी हैं। इन्होंने कहा कि काहे रे नलनी तू कुम्हलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी। और पंडित आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह को आप क्या कहते हैं? चिंतामणि। क्या कहते हैं? चिंतामणि कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि सबको पता होगा, चिंतामणि कहते हैं। चलिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह का नाम क्या है? चिंतामणि है। उसके बाद शुक्ल जी के अन्य निबंध संग्रह हैं, जैसे मित्रता। ठीक, अब जो लोग मित्र मानते हैं वो लोग लाइक कर चुके होंगे और सब्सक्राइब भी कर चुके हैं। जो लोग नहीं मानते हैं वो सोच रहे हैं कोई यूट्यूबर पैसा कमा रहा है, तो उसकी कोई बात ही नहीं है। ठीक, तो ये हो गया आपका मित्रता किसकी रचना है, याद करने के लिए ध्यान से सुनिएगा। मित्रता किसकी रचना है? रामचंद्र शुक्ल की रचना है। क्रोध, ठीक, अब जो लोग क्रोध कर रहे होंगे वो लोग क्रोध करेंगे ही, तो क्रोध किसकी रचना है? रामचंद्र शुक्ल का। श्रद्धा, और जिनको श्रद्धा होगा, विश्वास होगा कि नहीं ये क्वेश्चन आएंगे, उनके लिए ये है। जो लोग श्रद्धा नाम की जो लोग भी हैं यहाँ पे देख रही हैं वो लाइक जरूर करिएगा। श्रद्धा किसकी रचना है? रामचंद्र शुक्ल की रचना है। और भक्ति आदि किसकी रचना है? होती हैं रामचंद्र शुक्ल की रचना होती हैं। हमने कहा मित्रता, मित्रता में क्या चाहिए? मित्रता में श्रद्धा चाहिए, प्यार चाहिए, विश्वास चाहिए। ठीक, साथ में और क्या चाहिए? मित्रता हो गई, श्रद्धा हो गई। ठीक, अब मित्रता में अगर कोई दिक्कत होती है, भक्ति होती है, एक दूसरे के प्रति लगाव होता है। अगर भक्ति से किसी बात की चिंता हो गई, किसी बात की गुस्सा हो गई, क्रोध हो गया, तो उससे चिंता हो जाती सामने वाले मित्र को। तो ये सारी चीज़ें आपकी किससे संबंधित है? रामचंद्र शुक्ल से संबंधित है। कौन? चिंता, मित्रता, ठीक, दुख, क्रोध, सॉरी, चिंता, मित्रता, क्रोध, श्रद्धा और भक्ति, ये सभी किससे संबंधित है? रामचंद्र शुक्ल से संबंधित है। मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को कनेक्ट कर पा रहे होंगे। ठीक है, जबकि आलोक पर्व, आलोक पर्व, ये देखिए टालोक हो गया है, ये थोड़ा सा टाइपिंग में वो फॉन्ट पे चेंज करने में हो जाता है। आलोक पर्व जो है ये किसकी रचना है? आप कहेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी की। किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना। किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। क्षण बोले कण मुस्काए, ये तो आप सब बता सकते हैं। क्षण बोले कण मुस्काए, जल्दी बता दीजिए। विष्णु प्रभाकर, कई बार पूछा गया है। विष्णु प्रभाकर किसका है? विष्णु प्रभाकर का है। जल्दी से बताइए, विष्णु प्रभाकर का है। क्षण बोले
कण मुस्काए किसका है, विष्णु प्रभाकर का है। और आलोक पर्व, इसको आलोक कर लीजिए, आलोक पर्व किसका है, आप कहेंगे आलोक पर्व है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। और मित्रता, क्रोध, श्रद्धा और भक्ति किसका है, और चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल का। ठीक है। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शुद्ध युग्म है। तो चलिए भाई, बारात जाने वाले बारात के बारे में बताइए, और जिनकी बसंत ऋतु में शादी हो रही है यानी फरवरी में शादी हो रही है, वो लोग तो अच्छी तरह से इसको सही से लिखवाए होंगे। ठीक है। इस बसंत के बहार में आप आए हमारे द्वार, ऐसे कुछ लिखवाते हैं ना सब लोग उस पे, मेरे मामू चाचू ताटू की थाली में दलुलाना। तो यहाँ पे बारात हो गई, ठीक सही है, बसंत सही है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है। अर्धस्वर आप जानते हैं, अर्धस्वर किसे कहा जाता है, या और वा के उच्चारण के समय हमें अर्धस्वर का उच्चारण होता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, अर्धस्वर भी कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस बात सब लोग जानते होंगे। अर्धस्वर क्यों कहा जाता है, जैसे या का जब मिलन होता है, या कैसे बनता है, ई आ और ई के मिलन से किसका निर्माण होता है, या का निर्माण होता है। वहीं आ और किसके, ओ के मिलन से किसका निर्माण होता है, वा का निर्माण होता है। मैं चाहता हूं कि आप सब बताइए कि ये किस संधि में ऐसा होता है कि आ और ई मिलकर के या बनाते हैं और आ और ओ मिलकर के वा बनाते हैं। हम चाहते हैं कि आप कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 15 का आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आ और ई मिलकर के या का निर्माण करते हैं किस संधि में, और आ और ओ मिलकर के वा का निर्माण करते हैं किस संधि में। मुझे उम्मीद है कि आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। आगे की तरफ बढ़ जाएं। अगला है चोर। ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ, चोर की दाढ़ी में तिनका, चोर की दाढ़ी में तिनका मुहावरे का अर्थ क्या होगा, चोर की दाढ़ी में तिनका मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो आप कहेंगे अपराधी को शंकाग्रस्त रहना, अपराधी जो होता है वो शंकाग्रस्त रहता है, चोर की दाढ़ी में तिनका हो गया। एक बार कही बात को दोहराते रहना, वाक्यांश के लिए एक शब्द कह रहा, एक बार जो बात कह चुके हैं उस बात को लगातार दोहराते रहना क्या कहलाता है। तो एक बार कही बात को दोहराते रहना क्या कहलाता है, ये आगार होगा। ये कैसे हो जा रहा है, सब जगह टाइपिंग मिस्टेक इतनी है। ठीक है। कह रहा है कि एक बार कही बात को दोहराते रहने को क्या कहते हैं, पिष्ट पेषण कहा जाता है। क्या कहते हैं, पिष्ट पेषण कहते हैं। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बुद्धहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में आता है। कह रहा बुद्धहीन शब्द जो है ये व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग के अंतर्गत आता है, आपको बताना है। संज्ञा है, बुद्धिहीन जो है संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, या प्रस्तावना है। तो आप बताएंगे क्या है, आपका आंसर सही है, क्या है, विशेषण है। क्या है, विशेषण है। तो आपका आंसर सही हो जाता है। बुद्धिहीन शब्द जो है ये विशेषण है, विशेषता बता रहा है किसके, कि सामने वाले में बुद्ध की कमी पाई जा रही है। ठीक है। बुद्धिहीन कैसा शब्द होगा, विशेषण शब्द हो गया। छत से ईंट गिरी वाक्य में कौन सा कारक है। आप जानते हैं कारक कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। तो जिसमें अलगाव की बात आती है वहां पे कौन सा कारक हो जाता है, अपादान कारक हो जाता है। तो यहां पे आपका सही आंसर हो जाएगा अपादान कारक। छत से ईंट गिरी वाक्य में कौन सा कारक है, अपादान कारक है। महोर में संधि विच्छेद है, महोर में संधि विच्छेद आपको बताना कौन सा संधि विच्छेद है, बता दीजिए जल्दी से। महोर में संधि विच्छेद कौन सा है। आप कहेंगे महत धन उर्मी, महाधन उर्मी, महाधन उर्मी। तो आपका सही आंसर कौन हो जाता है, महाधन उर्मी हो जाता है, जो कि सही आंसर होता है। और यह किसका उदाहरण है, गुण संधि का उदाहरण। किसका उदाहरण है, गुण संधि का उदाहरण। अब आप ध्यान देंगे तो आपको मिल जाएगा। महोर में किसका उदाहरण है, गुण स्वर संधि का उदाहरण है। कौन सा, महोर में। ठीक। इसका अन्य उदाहरण है जैसे महा ऊर्जा, महोर्जा। ठीक है। गंगाधर उर्मी, गंगोर्मी, ये सभी किसके उदाहरण हैं, गुण संधि के उदाहरण होते हैं। समिष्ट का विपरार्थक शब्द क्या होगा, समिष्ट का विपरार्थक शब्द आपको बताना है। तो समिष्ट का विपरार्थक शब्द हो जाता है, समिष्ट का जल्दी बताइए। तो आप कहेंगे वेस्ट हो जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। करपट का तद्भव शब्द क्या है, करपट का तद्भव शब्द क्या है, या तद्भव रूप क्या है करपट का। तो आप बताएंगे करपट का तद्भव रूप क्या है। आपके पास आंसर जाना, आपको बताना है करपट का तद्भव रूप आपको बताना है क्या हो जाता है, कपड़ा हो जाता है। ठीक है। क्या हो जाता है, कपड़ा हो जाता है। सबके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे आपको लिखा गया कपट, करपट का तद्भव रूप क्या होता है, कपड़ा होता है, ना कि कपट, करपट और कपूर होता है। ठीक है। कपूर जो होता है इसका जो होता है तत्सम क्या होता है, कपूर का तत्सम कई बार पूछा जाता है। आप मुझे बताइए कपूर का तत्सम क्या होता है। मुझे उम्मीद है कि सब लोग बता सकते हैं क्या होता है। कपूर का कर्पूर होता है ना, यही होता है ना, बताइएगा अगर गलत होगा तो बता दीजिएगा। वैसे मुझे उम्मीद है कि सही है।
कपूर का क्या होता है, कर्पूर होता है, ये सही है आपका। ठीक है, तत्सम क्या होता है, कपूर तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होता है, कर्पूर होता है, सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। रमणी में कौन सा प्रत्यय, प्रत्यय किसे कहते हैं, जो शब्द के अंत में लगता है और शब्द के अर्थ को बदल देता है, यानी मूल धातु के अंत में लग करके उसके अर्थ में परिवर्तन लाता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, जल्दी बताइए, प्रत्यय कहा जाता है, यही ना। तो प्रत्यय अगर हम देखें यहाँ पे तो रम में अड़ी लग गया जिससे रमणी हो गया, तो यहाँ पे आपका अनीय प्रत्यय लगा हुआ, कौन सा प्रत्यय लगा है, अनीय प्रत्यय लगा हुआ है, तो आपका सही आंसर हो जाता है ए। चलिए इसको पढ़िए, आपके सामने एक श्लोक टाइप का लिखा गया है, इस पंथ को पढ़िए। कह रहा है कि बोरें बोरों सबे रघुवंश कुठार की धार में वारन बजी सरथई और बाण की वायु उड़ाए के लक्षण लक्ष्य करो अरिहा समरथई। अब आपको इसका आंसर बताना है, इसमें पूछ रहा है कि कौन सा रस है यहाँ पे। ठीक है, रस आपको बताना है कौन सा रस है। अब आप रस बताइए यहाँ पे, तो यहाँ पे रौद्र रस है जिसका स्थायी भाव क्या होता है, क्रोध होता है ना। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है, रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध। तो ये आपका सही आंसर हो जाता है कौन सा, रौद्र रस है। और इसमें आपको रस कितने प्रकार के होते हैं, 9 प्रकार के होते हैं, आप जानते ही होंगे, इसको बताने की जरूरत है नहीं। वाक्य शब्द है, वाक्य शुद्ध है, अच्छा शुद्ध वाक्य है, यहाँ पे उल्टा लिखा गया क्या भाई, वाक्य शुद्ध है, अच्छा ऐसे प्रश्न ही हमको लगता है दिया गया था। वाक्य शुद्ध है, आपको बताना है वाक्य शुद्ध कौन सा है, आपको बताना है। यहाँ पे मोहन और गीता गा रही हैं, मोहन और गीता गा रही हैं, नहीं, मोहन और गीता और मोहन गा रहा है, नहीं, मोहन और गीता गा रहे हैं, तो गा रहे हैं ये जो है आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए, इन शब्दों में कौन सा शब्द हिंदी शब्दकोश के अंत में आएगा, पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा शब्द है जो हिंदी शब्दकोश के अंत में आएगा। तो यहाँ पे क्रम है, कृषक है, किसान है, तो हिंदी शब्दकोश की अगर हम बात करें तो शब्दकोश के अंत में जो शब्द आने वाला है आपका पैटर्न कुछ इस प्रकार से होगा। पहले कृषान आएगा, मतलब री की मात्रा आएगी ना, तो पहले कृषान हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो आपका आ जाएगा कौन आ जाएगा, कृषक हो जाएगा। किसान के बाद कौन हो जाएगा, कृषक हो जाएगा। कृषक के बाद जो आ जाएगा वो कौन आ जाएगा, क्रम आ जाएगा। ठीक है, क्रम के बाद जो आएगा आपका कौन आ जाएगा, क्ल्यू आ जाएगा। तो सबसे अंत में पूछ रहा था तो हमारा क्ल्यू क्या हो जाएगा, ओ सॉरी, क्ल्यू क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। क्ल्यू क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाता है। चराचरम में कौन सा समास है, चराचरम में कौन सा समास है आपसे पूछ रहा है। चराचरम, चराचरम मतलब क्या होता है, पहले ये बताइए चराचरम मीन्स क्या होता है। चराचरम मीन्स होता है जगत, क्या होता है, जगत संसार। चराचरम मीन्स क्या होता है, जगत या संसार। तो पूछ रहा है चराचरम में कौन सा समास है, आपको इसका आंसर बताना होगा। चराचरम में समास हो जाता है आपका, जल्दी बता दीजिए, द्वंद्व समास हो जाता है। क्या हो जाता है, द्वंद्व समास हो जाता है। तो उसमें योजक चिन्ह लग जाते हैं, जैसे जय और पराजय। ठीक है, जय और पराजय। ठीक है, राम और सीता, सीता राम या सीता और राम। ठीक है, सीता और राम। ठीक है, अवधवासी जितने भी हैं बोलो सियावर रामचंद्र की जय। ठीक है, सीता और राम। ठीक है, जय और पराजय। ठीक है, उसी तरह से राधा और कृष्ण, जितने हमारे मथुरावासी हैं बोलिए, राधा और कृष्ण। ठीक है, उनके बीच में कौन सा समास होता है, द्वंद्व समास होता है। पति पत्नी, ठीक है, उनके बीच में भी कौन सा होता है, द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व चलता रहता है, इससे आप समझ सकते हैं। उसके बाद है अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है। अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है आपको बताना है। उपसर्ग क्या होता है, आगे लगता है। प्रत्यय क्या होता है, पीछे लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा उपसर्ग है, अभी उपसर्ग है। किसमें, अभ्यागत में कौन सा उपसर्ग हो जाता है, अभी हो जाता है। दंत व्यंजन है, अब आपसे पूछा जा रहा है दंत व्यंजन है, आपको बताना है। देखिए जो दंत व्यंजन होता है आपको पहले देखिए, कता मूद को, मूद को। ठीक, कता मूद को, मूद को। ठीक, अब यहाँ पे देखिए कंठ, ताल, मुर्दा, दंत, ओष्ठ, मूद को। ठीक है, ओष्ठ ए है आपसे। कंठ से कौन बोला जाता है, क से अंगा तक। ठीक, कंठ। ता से कंठ, ताल, ताल से क्या बोला जाता है, चा से लेकर के और चा से लेकर के यहाँ तक। ठीक, कटा मूद, और मूर्धन्य से क्या बोला जाता है, टा से लेकर के आपका अड़ा तक। और उसके बाद दंत से क्या बोला जाता है, ता से लेकर के कहाँ तक, जल्दी बताइए, ता से लेकर के ना तक। ठीक,
तो यहाँ पे अब देखिए, इसमें से आपसे दंत पूछा था, दंत में ता से लेकर के वहाँ तक है कोई, तो आप कहेंगे ता और था है, तो आपका सही आंसर हो जाता है। और ओष्ठ से क्या बोला जाता है, पा से लेकर के माँ तक, उसके बाद क्या हो जाती है आपका अंतस्थ, और उसमें वर्ण आ जाते हैं, आप जानते हैं। चलें, अगला प्रश्न है, सा को और क्या कहते हैं। सा को और क्या कहते हैं, इस सा जो है इसको और क्या कहते हैं। देखिए, तीनों सा के नाम है, कौन तीनों सा के क्या हैं, नाम है, इन सब के अलग अलग नाम हैं और पूछे जाते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ इनको कैसे याद करना है, आपको ध्यान से देखिएगा। आप में से ज़्यादातर लोग हो सकता जानते हैं। आप कहिए ताश, ठीक, मूस और 10। आप ये लिख सकते हैं कि नहीं, लिख लेंगे ना। चलिए, अब लिख लिए। अब लिखने के बाद आप ध्यान से देखिए, कहीं लिख लीजिए। अब देखिए इसको ध्यान से, पहले को अगर हम लें तो इसमें हो जाएगा तालब्य। तालब्य सा से कौन सा सा होगा, तालब्य। तालब्य से हो जाता है आपका बड़ा वाला सा, जिसे हम लोग कहते हैं बड़ा सा। और जिसे हम खटकोण सा कहते हैं वो हो जाता है मूर्धन्य से। किससे हो जाता है, मूर्धन्य से। उसका क्या नाम होता है, मूर्धन्य से हो जाता है। ठीक, उसको क्या कहते हैं, मूर्धन्य से हो जाता है, मूर्धन्य से। और मूर्धन्य से हो जाता है। और जो ये दंत सा बचा है, ये किससे हो जाता है, दंत से हो जाता है। कौन सा, दंत से हो जाता है, छोटा वाला सा। तो आप याद रखिए, ताश मूस 10 प्रश्न पूछे गए हैं, बेसिक सा क्वेश्चन है लेकिन पूछा गया है। तो ये पूछा गया ही प्रश्न रखा गया है, तो ये आपको बताना कौन सा सा होता है, तालब्य सा होता है। कौन सा सा होता है, तालब्य सा होता है। मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को कनेक्ट कर पा रहे होंगे और कर पा रहे होंगे। आप बताइए, आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट करके बताइएगा। हमने 30 प्रश्न कर लिए हैं, आपको कैसा लगा। मुझे उम्मीद है कि सबको अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो शेयर करने में कोई बुराई नहीं है, आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, इतना कोई वो नहीं है, आप अपने मित्रों को शेयर करिए, आराम से शेयर करिए, सब लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ये तो क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है, तो इसमें कोई वो नहीं है। मैं आपको यहाँ पे एक हर 30 क्वेश्चन के बाद मैं आपको कुछ काम की बात बताने वाला हूँ। एक काम की बात ये है कि सुपर टेट के लिए जो भी हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी उसमें कुछ सब्जेक्ट हमने चयन किए हैं। आप जानते हैं कि हर सब्जेक्ट हर आदमी नहीं पढ़ा सकता है। कुछ सब्जेक्ट जो हमने चयन किए हैं उसके बारे में हम आपको अलग अलग टाइम पे बताएंगे। तो सुपर टेट में कौन कौन से सब्जेक्ट हम आपको पढ़ाएंगे, जो कि फ्री की क्लास होगी, पीडीएफ फ्री मिलेगा, नोट्स फ्री मिलेगा, प्रैक्टिस पेपर फ्री होगा, सब कुछ फ्री होगा। प्रैक्टिस पेपर में हालांकि हम 150 क्वेश्चन के प्रैक्टिस पेपर रखेंगे, फिर भी हम उन्हीं टॉपिक को पढ़ाएंगे जिस टॉपिक में मुझे उम्मीद है कि मैं अच्छा कर सकता हूं, तो उसके बारे में आपको पढ़ाऊंगा। और उम्मीद करूंगा कुछ टॉपिक के जितने मैक्सिमम स्कोर हैं उसमें आप 98% तक अचीव कर सकें। मैं 100% तो नहीं बोलूँगा, 98 से 99% तक की बात करेंगे। तो आप उसके लिए ज़रूर जुड़िए। फिर हम आपको आगे बता रहे हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ ले चलेंगे और उसके बारे में चर्चा करेंगे। टोटल क्वेश्चन की संख्या बहुत कम है, ज़्यादा नहीं है। 130 क्वेश्चन के नियर अबाउट आपके क्वेश्चन है, तो आप सभी क्वेश्चन करके जाइएगा, बीच में बंद मत करिएगा, नहीं तो पाप लगेगा। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न आपका है, मिट्टी का माधव होना का अर्थ है। मिट्टी का माधव होना का अर्थ आपको बताना क्या होगा। समझदार होना, मिट्टी की मूर्ति होना, कृष्ण की मूर्ति होना, बहुत ही मूर्ख होना। तो आपका सही आंसर तो हो जाएगा बहुत ही मूर्ख होना। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। तद्दत का संधि विच्छेद क्या है। तद्दत का संधि विच्छेद आपको बताना है। तो जब भी इस तरह का संधि विच्छेद आए, आप गलती से दा बीच में रहे तो दा को कभी आंसर में मत चयन करिएगा। जैसे यहाँ पे दा है तो दा को चयन मत करिए। अब आपके सामने समस्या आएगी कि हम किसका चयन करें। देखिए, इस तरह के बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। इस ट्रिक को याद कर लीजिए, आपका प्रश्न जीवन में गलत नहीं होगा। मैं गारंटी ले रहा हूँ, किसी भी परीक्षा में आप बैठिए, आपका गलत नहीं होगा। कह रहे हैं पहले जब भी बीच में दा हो, ठीक है, तो उसको दा हो या बीच में आधा चा हो, जैसे कि यहाँ पे उज्जवल लिखा हो तो बीच में आधा चा है ना, आधा जा है, तो इसमें कभी भी गलती में बीच वाले शब्द का संधि विच्छेद मत चयन करिएगा, यानी दा वाला दोनों कट गए। ठीक, अब मुद्दा आता है कि जो पहला शब्द होता है उसी के नीचे हलंत लगा होगा। हलंत वाला ढूंढिए, तो हलंत इसमें लगा है, इसमें हलंत नहीं लगा है। बस आपका आंसर सही हो गया भाई। तत्धनहित, बिना पूछे बिना सोचे आप आंसर मार दीजिए। जो मिस्टेक दिया जाता है, जो कंफ्यूज किया जाता है, वो इसी अंतिम वाले शब्द पे, पहले शब्द के अंतिम वाले शब्द पे आपको किया जाता है। दो शब्द जब भी बीच में जो शब्द होगा उसका शब्द कभी भी संधि विच्छेद में नहीं आएगा, जो कि आधा लिखा होगा, पहला। दूसरा, जब भी हम जाएंगे तो पहले वाले ही शब्द पे आपका हलंत लगा होगा, दूसरे वाले पे हलंत लगेगा, चूंकि यहां से स्वर निकल करके संधि करेगा।
तो हलंत लगा वाला ही आपका सही आंसर होगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाता है। अब आप बताइए किसका उदाहरण है ये स्वर संधि है, व्यंजन संधि, या आपका कौन सा संधि है? तो आप कहेंगे ये जो है व्यंजन संधि है, ना तो स्वर है ना तो विसर्ग है। ये कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर, विसर्ग और स्वर संधि और विसर्ग संधि, और कौन सी? व्यंजन संधि। तो आपका आंसर सही हो जाएगा कौन सा? ये। और ये कैसा है? व्यंजन संधि का उदाहरण है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। उद्विग्न, देखिए दूसरा दिया गया है उद्विग्न। आपको बताइए संधि विच्छेद कौन सा होगा उद्विग्न का? फिर उसी तरह से जाइए ढूंढिए। देखिए पहले उस शब्द का मत लीजिए, तो दा तो होगा नहीं, दा नहीं होगा, यहाँ पे भी नहीं होगा। ठीक, अब तीनों में ता दिया गया। मैंने कहा हलंत वाले को पकड़ना है तीनों में, तो हलंत वाला जब आप पकड़ लेंगे तो आपका सही हो जाएगा। आपका दूसरा आंसर सही हो जाता है उद्विग्न का उत दन विघ्न। और उसके बाद आप आगे ढूंढ लेंगे, आप खुद ही मिला लेंगे, उद्विग्न आपका सही हो जाता है। ठीक है, चलिए उद्विग्न कैसा संधि? ये भी आपका व्यंजन संधि का ही उदाहरण है ना। किसका उदाहरण? व्यंजन संधि। क्या गलत होगा तो बताइएगा, व्यंजन संधि का है ना। ठीक है। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी। कौन सा अलंकार है बताइए? बहुत अच्छा है, बताइए कौन सा अलंकार है? में कौन सा अलंकार है? बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी में अलंकार कौन सा है? प्यारे मित्रों, आप सब जानते हैं कि यहाँ पे रूपक अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार होता है। मैं आपको बता दूं, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। रूपक अलंकार है यहाँ पे, इन पंक्तियों का अर्थ होता है रात बीत चुकी है। ध्यान से सुनना, रात बीत चुकी है, अब उठ। एक सखी दूसरे सखी से कहती, बीती विभावरी जागरी, रात बीत चुकी है, हे सखी अब उठ। ठीक, उषा रूपी स्त्री है। स्त्री कौन है? उषा रूपी है। अंबर रूपी पनघट है, और घड़े रूपे तारों में डूब रही है। इसमें कौन सा अलंकार हो जा रहा है? आपका रूपक अलंकार हो जा रहा है। बस लाइन याद कर लीजिए, बीती विभावरी जागरी, उषा अंबर पनघट में डूबो रही, उषा घट पनघट, उषा तारा घट उषा नागरी, इसमें रूपक अलंकार होता है। आप याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ये आसान है। तो इस दोहा सोठक तना आराम से रटते रहिए, क्या दिक्कत है। बिन घन श्याम धाम धाम ब्रजमंडल में, ओधो नित बसत बहार बरसा की है। बताओ भाई कौन सा अलंकार है? कह रहा बिन घन श्याम धाम धाम ब्रजमंडल में, ओधो नित बसत बहार बरसा की है। आपसे पूछा जा रहा है कि अलंकार कौन सा है? जल्दी बताइए। यहाँ पे ध्यान से देखिए, घनश्याम के 2 अर्थ दिए गए, और आप जानते हैं जब किसी पंक्ति में एक शब्द के एक से अधिक अर्थ आते हैं तो वहाँ पे श्लेष अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार होता है। यहाँ पे घनश्याम का 2 अर्थ है। एक घनश्याम तो भगवान श्री कृष्ण को कहा जाता है, आप जानते हैं, और एक घनश्याम किसके लिए है? घनश्याम। घन मतलब होता है बादल, और श्याम मतलब काला, यानी काले बादल घिरे आ रहे हैं। तो एक शब्द का 2 अर्थ है। किसका? घनश्याम का 2 अर्थ है। बिन घनश्याम धाम धाम ब्रजमंडल में, ओधो नित बसत बहार वर्षा की है। मतलब बिना घनश्याम के, बिना भगवान श्री कृष्ण के हर धाम में क्या है? बरसात ही, मतलब लोग रोग आ रहे हैं। और दूसरी तरफ कह रहा है कि बिना बादल के बारिश हो रही है। घनश्याम मतलब बादल के। तो घनश्याम आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? जल्दी बताइए। श्लेष अलंकार हो जाता है, चूंकि एक ही शब्द के एक से ज्यादा अर्थ आते हैं। आंसर कौन हो जाता है? श्लेष अलंकार हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को कनेक्ट कर पा रहे होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन और बहुवचन दोनों में प्रयोग होता है? मुनिजन। कौन? मुनि। कैसा है? एक वचन भी है, बहुवचन भी है। कहीं सुने मुनि, मुनिया, मुनिया सुने? ठीक है, नहीं सुने ना। तो मुनि जो है एक ऐसा शब्द है, ठीक है यार, हंसी मजाक करते रहिए, पढ़ते रहिए। मुनि कैसा शब्द है? किसी का नाम हम नहीं ना, मुन्नी उन्नी। तो मुनि शब्द किसका है? एक ऐसा शब्द है, एक वचन और बहुवचन दोनों में प्रयोग होता है। किसी का मुन्नी उन्नी नाम होगा, बुरा मत मानिएगा। ठीक है, आगे बढ़े। तत्सम और तद्भव का कौन सा युग्म सही है? आपको बताना तत्सम और तद्भव का कौन सा युग्म सही है। यहाँ पे देखिए 4 शब्द लिखे गए हैं, आप देख लीजिए, हम सही वाला ही आपको बताएंगे। कपित और कैथा ये सही है। जहाँ पे टाइम नहीं वेस्ट करना, वहाँ पे समय वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है। ठीक है, दिखावटी में कि हम बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं क्वेश्चन पे, फालतू काम नहीं। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित शब्दों में किसमें
उपसर्ग का निर्देश अशुद्ध है, ठीक है, उपसर्ग का निर्देश अशुद्ध है, आपको ये बताना है। यहाँ पे आप बताइए, देखिए जल्दी से बताइए देख करके। निधन खरा निखरा, ठीक, अधधन सेरा अधसेरा, उत्धन ग्रीवा उदग्रीवा, ठीक है, निमधन अजित। पहली बात तो अजित में आ लगेगा नहीं और निमज्जित होगा नहीं, तो इस प्रकार से ये जो आपका पहला है ये जो है यहाँ पे निर्देश अशुद्ध किया गया, चूंकि हमको अशुद्ध वाला बताना था, तो आपका पहला वाला गलत है। किस शब्द में तत्पुरुष समास है, आपको बताना है किसमें तत्पुरुष समास है। तो तत्पुरुष समास पहले ये बताइए होता क्या है, पहले यहाँ आप देख लीजिए तत्पुरुष समास किसमें, मधुमक्खी में है, ठीक है। अब ध्यान से मेरी बात सुनिए, मधुमक्खी में तत्पुरुष समास है, इसका समास विग्रह क्या होगा, मधु की मक्खी होता है, जो संबंध तत्पुरुष के अर्थ होता है, अंतर्गत होता है। उसके बाद धूप दौड़ में द्वंद्व समास है, कौन है, धूप दौड़ में कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। पीताम्बर में कर्मधार है, इसमें द्वंद्व समास है, कौन सा है, द्वंद्व है, ठीक है। और इसमें एक इसमें द्वंद्व समास है, और इसमें पीताम्बर में आप सब जानते हैं पीताम्बर में कौन सा कर्मधारय है, कौन सा कर्मधारय है। और त्रिभुवन में आप त्रिन भवन है जिसके, यानी द्विगु समास है, कौन सा समास है, द्विगु समास है। फिर से देख लेते हैं, पहले में द्वंद्व है, दूसरे में आपका कौन है, तत्पुरुष है, इसमें द्वंद्व है, इसमें तत्पुरुष है, इसमें कर्मधारय है, और इसमें जो है द्विगु समास होता है, ठीक। चलिए, सिर पर सवार रहना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, सिर पर सवार रहने का मतलब है पीछे पड़ जाना। तो सिर पर सवार रहना, जैसे कुछ लोगों से आप उधार ले लेते हैं तो सुबह भी तकादा करते हैं, शाम को भी तकादा करते हैं। अब ऐसा कोई पेड़ थोड़ी लग गया भाई, सुबह पैसा नहीं था, शाम तक कोई पेड़ तो लग नहीं गया, शाम तक पैसा आ जाएगा। या रात्रि में तकादा करके जाते हैं, फिर भोर में तकादा कर लेते हैं। ऐसे लोगों से आप, वही है, सिर पर सवार हो गए, मतलब शनिच्चर हो गए हैं, तो ऐसे लोगों को आप कह सकते हैं, ठीक है। तो उसका अर्थ क्या हो जाता है, पीछे पड़ जाना। आगे बढ़ जाते हैं, वह बहुत अच्छा लड़का है, अच्छी बात है, अच्छा रहना ही चाहिए। वह बहुत अच्छा लड़का है, वाक्य में वह कौन सा सर्वनाम है, आपको बताना वह कौन सा सर्वनाम है। ये वह शब्द जो है ये कौन सा सर्वनाम होता है, इसके बारे में आपको बताना है। निजवाचक है, निश्चयवाचक है, अनिश्चयवाचक है, या आपका संबंधवाचक है। तो ये जो है निश्चयवाचक सर्वनाम है, चूंकि वह जब आप कह रहे हैं तो किसी एक व्यक्ति को इंडिकेट कर रहे हैं, कह रहा वह एक यह बहुत अच्छा लड़का, वह मतलब किसी व्यक्ति को आप इंडिकेट करके कह रहे हैं, तो ये कैसा हो जाता है, निश्चयवाचक सर्वनाम आपका हो जाता है, आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। आगे की तरफ बढ़ जाए, मनोहर जीवन भर भूखा पूरा सुख भोगता रहा, इसमें कौन सा विशेषण है, कह रहा मनोहर जो है जीवन भर पूरा सुख भोगता रहा, इसमें कौन सा विशेषण है, आपको बताना है इसमें कौन सा विशेषण है। पूरा जीवन तो आपका हो जाएगा परिमाणवाचक है, कैसा है, परिमाणवाचक विशेषण है, कैसा विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण होता है। क्लियर है, चलिए। दांत और जीभ में स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं, कह रहा है कहे जाते हैं या क्या कहलाते हैं, आपको बताना है। दांत और जीभ को स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण क्या कहते हैं या क्या कहलाते हैं, आपको बताना है। जो दांत को और जीभ को दोनों को स्पर्श करें उन्हें दंत वर्ण कहा जाता है। और दंत में मैंने अभी आपको कुछ देर बाद पहले बताया कि दंत में कौन आ जाता है, दंत में एक तो स हो जाता है आपका ताश मोस 10 वाला, ठीक है, ये स हो जाता है, बाकी कौन हो जाते हैं, तालब ताश लेकर के, और त थ द ध न, ये सब किस में आ जाते हैं, दंत में आ जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित ध्वनियों की निर्दिष्ट विशेषताओं में कौन सा अशुद्ध है, आपको बताना है। यहाँ पे कुछ ध्वनियाँ दी गई हैं, उनके बारे में लिखा गया है, कौन सा अशुद्ध है आपको बताना है। तो आपको बताना है कौन सा अशुद्ध है। देखिए लिखा गया है, पहले मैं आपको फिर से एक बार बता दूं, यहाँ आप देखिए ये होता कता मुदो, ठीक है। फिर से देखिएगा, कंठ ताल मुर्दा दंत ओष्ठ, का वर्ग चा वर्ग टा वर्ग ता वर्ग पा वर्ग, ठीक। अब ध्यान से देखिएगा, कह रहा है चा से क्या होगा, चा जो है तालब्य में तो ठीक है, फिर महाप्राण को लेकर के कन्फ्यूजन होगी, अभी बाद में देख लेते हैं, हर्ष और महाप्राण बाद में देख लेंगे, ठीक। खा जो है महाप्राण है और कंठ है, सही है। ता जो है अल्प प्राण है और दंत है, ये भी सही और ये सही है। अब इधर आ जाते हैं, देखिए किसी भी वर्ण का जो पहला दूसरा और चौथा लेटर होता है, किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण जो होता है, अक्षर होता है, वो महाप्राण होता है, ठीक है। क्या होता है, महाप्राण होता है। पहला तीसरा और पांचवा जो होता है ये क्या होता है, अल्प प्राण होता है, क्या होता है, अल्प प्राण होता है। तो चा तो तालब की दृष्टि से सही है, लेकिन महाप्राण की दृष्टि से ये क्या हो गया, गलत हो गया। एक क्या होना चाहिए था, यहाँ पे अल्प प्राण होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था,
अल्प प्राण होना चाहिए था। क्लियर है? चलिए आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा आ जाएगा आपकी स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार से, बाण का पर्यायवाची नहीं है। पूछ रहा है बाण का पर्यायवाची नहीं है, नहीं वाला बताना है, बाण का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पे सारंग दिया गया। सारंग मतलब क्या होता है? घोड़ा होता है, हिरण होता है? बताइएगा कमेंट करके। सारंग जो होता है, इस सारंग किसका पर्यायवाची है? तो इनको छोड़ करके बाकी सभी किसके पर्यायवाची हैं? बाण के पर्यायवाची होते हैं। ठीक, आगे बढ़ जाएं। उप उपचारात्मक शिक्षण का आधार निम्न में से कौन सा है? उपचारात्मक शिक्षण का आधार निम्न में से कौन सा है? तो आप कहेंगे उपचारात्मक शिक्षण का आधार निदानात्मक परीक्षण होता है। उपचार तब करेंगे जब निदान करेंगे। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। अयोगवाह वर्ण कहा जाता है। अयोगवाह वर्ण किसे कहते हैं? आप कहते हैं विसर्ग को अयोगवाह कहा जाता है, आप ये भी जानते हैं। उसके बाद सुमेलित है, कुछ क्वेश्चन यहाँ पे लिखे गए हैं जो कि सुमेलित हैं, बस 1 मिनट का समय लेंगे। अगला प्रश्न हमारा आपके सामने इस प्रकार से दिखाई दे रहा है, सुमेलित है। आप देखते हैं प्रश्न पूछा जाता है कि क्या करते हैं, 2 कॉलम बना देते हैं ए और बी, इसमें प्रश्न आपसे पूछ दिए जाते हैं। इधर 3-4 रचना दे दी जाती है, इधर कवि के नाम दे दिए जाते हैं या साहित्यकार के नाम दे दिए जाते हैं, और आपसे पूछा जाता है कि आप उसका आंसर करें। ठीक है, तो हमने उसको ना लिख करके डायरेक्ट लिख दिया सुमेलित है, तो सुमेलित वाला आपको डायरेक्ट मिला हुआ है, जो कि आंसर है। 4 के चारों आंसर सही हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती की रचना है। किसकी? है दयानंद सरस्वती की रचना है, तो आपका ये हो गया पहला। ठीक, रामचरितमानस आप सब जानते हैं, तुलसीदास। सूरदास का आप जानते हैं, सूर सागर, सूर सरावली, सूर। ठीक, उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। भक्तमाल ये किसकी रचना है? नाभादास की। तो इतनी सारी चीज़ें आप यहाँ से अपने पास रख सकते हैं। क्लियर है? चलिए आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। कह रहा निम्न में भाववाच्य का उदाहरण है। निम्न में भाववाच्य का उदाहरण क्या है? उससे बैठा नहीं जाता, उससे बैठा नहीं जाता, ये जो है आपका क्या है? भाववाच्य का उदाहरण है। आपका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए ही आपका क्या है? करेक्ट आंसर है। इसी के साथ एक ब्रेकिंग न्यूज मिली है। ब्रेकिंग न्यूज ये है, आप में से ज़्यादातर लोग जो हैं किसका? लेखपाल का, यूपी लेखपाल का जो है नोटिफिकेशन दिए होंगे। अभी अभी नोटिफिकेशन आया है और नोटिफिकेशन जारी हो गया यूपी लेखपाल का। आप में से ज़्यादातर लोग पीईटी एग्जाम दिए होंगे, तो लेखपाल के लिए अभी अभी नोटिफिकेशन यही जारी हो रहा है। कुछ देर पहले जारी हुआ होगा, हमने अभी देखा है। ठीक है, तो हम दूसरे मोबाइल में देख रहे थे, तो नोटिफिकेशन का मैसेज आया, तो मैंने देखा अभी, तो नोटिफिकेशन आपका जारी हो गया है लेखपाल का। अब इसके बारे में जो भी जानकारी होगी उसको हमने देखा, जो कॉमन चीज़ें हमने देखी उसमें, तो उसमें आपका पीईटी का जो है कोई भी परसेंटाइल नहीं दिया गया है। यानी अगर आप पीईटी में सम्मिलित हैं तो आप अच्छी तरह से तैयारी कर रहे हैं लेखपाल की, लेखपाल भी बनने का आपके पास चांस है। उम्मीद है कि मार्च में पेपर हो सकता है, लेकिन मार्च में चुनाव भी है, लेकिन उम्मीद की जा रही है। फिर भी इसका नोटिफिकेशन हम देखेंगे और जो भी इसके बारे में सारी जानकारी होगी हम आपको शेयर करेंगे, वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे इस प्रकार से कुछ है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर सही है? क्या अच्छा बताना है कौन सा सही है। तीन आपके कितने 3 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें पूछ रहा है कौन सा उत्तर सही लिखा गया। ठीक है, कह रहा है अनुस्वार वर्ण अनुनासिक ध्वनि है। कह रहा है अनुस्वार वर्ण जो है अनुनासिक ध्वनि सही है। वर्ग का पंचमाक्षर अनुनासिक होता है, ये भी सही है। अनुनासिक के उच्चारण के दौरान नाक से कम सांस निकलती और मुख से अधिक, ये भी बात सही है। तो आपका तीनों ऑप्शन क्या हो जाता है? सही हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 ये तीनों क्या हैं? आपके सही हैं। नीचे एक पद्यांश दिया गया है, एक पद्यांश दिया गया जिसके हिसाब से आपको क्वेश्चन नंबर 51 और 52 का आंसर करना है। ठीक है, तो देखते हैं क्या है पद्यांश। श्याम गौर किम कहाँ कहो बखानी, और गिरा, ये गिरा होगा, गिरा अनयन नयन बिनु बानी। ठीक है, तो इसका आपको आंसर बताना है। गिरा अनयन नयन बिनु बानी, आपको बताना श्याम गौर किम कहो बखानी, और गिरा अनयन नयन बिनु बानी मतलब बिना अनायास आंखों से पानी गिर रहा है। ये गिरा है, गा पे छोटी मात्रा है, वो जैसे टाइपिंग में होता है ना कि वहाँ पर अगर कीवर्ड काम नहीं करता तो आधा था आ जाता है, आप जानते होंगे टाइपिंग जो लोग सीखे होंगे। इस पद में कौन सा भाव है? तो आपको बताना है कौन सा भाव है। तो यहाँ पे आपका मधुर भाव है। ठीक है, जो कि आप लोग ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन ये मधुर भाव भी एक प्रकार का भाव होता है। तो आपका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। यह पद्यांश किस कवि का है? अब ये प्रश्न थोड़ा सा कठिन है, यह पद्यांश किसका है, लेकिन कठिन इसलिए नहीं माना जाता चूँकि हाई स्कूल इंटर में इस तरह की कविताएं होती हैं, तो आप वहाँ पढ़ करके इसको समझ सकते हैं। तुलसीदास का है। ठीक है, तो आगे बढ़ जाएं। चांदनी चौक में कौन सी संज्ञा है?
चांदनी चौक में कौन सी संज्ञा है, आपको बताना। संज्ञा पूछा जा रहा है, कौन सी संज्ञा है, द्रव्यवाचक है, भाववाचक है, जातिवाचक है, या आपका कौन सा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। सही आंसर क्या हो जाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, चांदनी चौक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, प्राणी, ठीक है, विशेष प्राणी, विशेष स्थान, विशेष वस्तु के नाम का पता चलता है, उसे हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाता है, आपका सही आंसर हो जाता है। कह रहा है विलोम की दृष्टि से, निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से कौन सा सही नहीं है, आपको बताना। विलोम की दृष्टि से कौन सा सही नहीं है, तो यहाँ दिया सुबुद्धि, असुबुद्धि नहीं, सुबुद्धि का दुर्बुद्धि होता है, सु मतलब होता है सुंदर और दु मतलब होता है खराब। तो सुबुद्धि का, बुद्धि तो आपका मूल शब्द हो गया, तो अगर इसके पहले सु लगा है तो इधर कु लगा होगा, तो सुबुद्ध का कुबुद्ध होगा, ठीक है, या दुर्बुद्ध होगा। तो यहाँ पे ये आपका गलत है, चूंकि गलत हमसे पूछा था तो गलत वाला हमारा ये गलत है, बल्कि आरोह का औरोह सही, उत्कर्ष का अपकर्ष सही, कीर्ति का अपकीर्ति सही। क्लियर है। चलें क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ बढ़ते हैं। सुमेलित है, आपसे पूछा जा रहा है कौन सुमेलित है, तो यहाँ पे चार, फिर मैंने बताया कि चार ऑप्शन दे दिए जाते हैं, उनको मिलाने के लिए कह दिया जाता है। तो आपको कभी कभी क्या देता है, ABCD करके कॉलम दे देता है कि कौन सा सही सुमेलित किया गया है। फिर भी हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे आ जाते हैं और सुमेलित को ही पढ़ लेते हैं। सुमेलित कौन है, तलवार का किससे सुमेलित है, कृपाण से सुमेलित है। ठीक है, इसका टेढ़ा का वक्र होता है, तरु का वृक्ष होता है और पटु का प्रमीण होता है। ये आपका सुमेलित है, यानी अगर हम देखें तो ये सुमेलित माना जाता है पर्यायवाची की दृष्टि से। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र वाक्य है, आपसे पूछ रहा है कि मिश्र वाक्य कौन सा है, तो आपको बताना मिश्र वाक्य यहाँ पे देख के बताइए। उसमें ना पत्ते थे ना फूल थे। ठीक, उसके बाद मैंने सुना है कि आपके देश में अच्छा राज प्रबंध है, तो यही सही है, आपके देश में इसका संबंध इसके साथ होना चाहिए, तो उसे हम लोग मिश्र वाक्य कहते हैं। तो ये आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वह द्वार द्वार भीख मांगता चलता है, वाक्य में कौन सा कारक, वह द्वार द्वार भीख मांगता चलता है, द्वार द्वार भीख मांगता चलता है, आपको बताना कि इसमें कौन सा वो है, कौन सा कारक है, आपको बताना। द्वार द्वार भीख मांगता चलता है, इसमें संबंध कारक होगा कि अधिकरण कारक होगा, कपादान होगा, तो आप कहेंगे अधिकरण कारक सही आंसर होगा, बाकी जो है वो कोई भी इससे रिलेटेड नहीं है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा, अधिकरण कारक। आयुष्मान का स्त्रीलिंग, आयुष्मान, आयुष्मती, आपने देखा होगा शादी के कार्ड में लिखा रहता है ना, आयुष्मान फला, आयुष्मती फला। ठीक है, तो आयुष्मान का अपोजिट क्या होता है, आयुष्मती होता है, मतलब जो स्त्रीलिंग हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आयुष्मती हो जाता है। आगे बढ़ जाए। संचारी भावों की संख्या कितनी होती है, क्वेश्चन आप खुद आंसर बताइएगा, हालांकि यहाँ पर आंसर लगा हुआ है, 33 संचारी भाव पाए जाते हैं। आग का पर्यायवाची नहीं है, आग का पर्यायवाची नहीं है, तो अनल, अग्नि, पावक, अनल, तीनों आग का पर्यायवाची है, लेकिन अनिल किसका पर्यायवाची होता है, हवा का होता है। तो याद रखिएगा, ये प्रश्न, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे जाते रहे हैं, आगे भी पूछे जाते हैं। तो मित्रों, इस प्रकार से हम लोग कितने प्रश्न कर लिए, 60 प्रश्न हमारे पूरे हो चुके हैं। अब हम लोग पढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ, जिसका प्रश्न की संख्या है 61, यानी यहाँ से अभी आपके पास 50% का आपने कंप्लीट कर लिया, 50% से कम है। टोटल क्वेश्चन की संख्या 128 है, तो उसके हिसाब से आप अभी 50% से 4-5 क्वेश्चन कम किए हैं, तो उस हिसाब से आप पहुंच जाएंगे। अब यहाँ पे हम आपके लिए कुछ, मैंने बताया कि बताएंगे, तो लेखपाल के लिए जैसा कि नोटिफिकेशन जारी हो गया है, लेखपाल के लिए हम आपको बता दें कि लेखपाल के लिए हम प्रैक्टिस पेपर लेकर के आएंगे, और वह प्रैक्टिस पेपर आपके लिए पूरी तरह से फ्री होगा। वह अलग अलग जो भी कंपनियों के द्वारा प्रैक्टिस पेपर आएंगे, उन प्रैक्टिस पेपर के साथ साथ अपने द्वारा भी कुछ प्रैक्टिस पेपर मिला करके आपको प्रैक्टिस पेपर दिए जाएंगे। करंट अफेयर्स के लिए, हिंदी के लिए, और इसके लिए जो भी ग्रामीण अभिरुचि, इन सब के लिए आपको प्रैक्टिस पेपर के माध्यम से पेपर सॉल्व कराया जाएगा। ये सारी चीज़ें आपके लिए फ्री होंगी। सबसे बड़ी चीज़ ये है, जो भी क्लासेस हैं सब कुछ फ्री हैं, बस आपका स्नेह प्यार बना रहे। इसी प्रकार से आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, अपने मित्रों को शेयर करते रहिए, और जल्दी से जल्दी इसको पूरा करिए। उसके बाद हम लोग 12 जनवरी को, एक बड़ी न्यूज़ है, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पे हम आपके लिए बड़ी घोषणा करने वाले हैं। तो वहाँ तक आप हमारे साथ जुड़े रहें, और ज़रूर जुड़ें, और जितना संख्या हो सकती तब तक आप बढ़ाएं, ताकि सबको उसका लाभ मिल सके। ठीक है, तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें, उसके पहले 1 मिनट का हम विराम लेंगे, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। प्यारे मित्रों, पुनः स्वागत है आपका आपके अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आपका है 61 का, कपटी मित्र के लिए मुहावरा बताना है। कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा बताना है। कुछ ऐसे होते हैं ना, आस्तीन के सांप,
तो अच्छा, ये आप मुहावरा का अर्थ भी है। तो इससे क्या हो जाता है, मुहावरा का अर्थ होता है आस्तीन का सांप। कपटी मित्र जो होते हैं, जो आपके साथ छल करते हैं, आपको धोखा देने की कोशिश करते हैं, ठीक है, आप ही के साथ रहते हैं, आप ही की प्राइवेसी जान करके लोगों के साथ शेयर करते हैं, ऐसे मित्रों को कपटी मित्र कहा जाता है, आस्तीन का सांप कहा जाता है, चूंकि साथ में रह करके आपको नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे मित्रों से दूर रहिए। एक वो है, बड़ी फेमस लाइन है, लेकिन मैं अकेला इसका धुर विरोधी हूँ इस धरती पे, जिसमें लिखा गया है, निंदक नेरे राखी आंगन कुटी छवाए। और मैं इसका धुर विरोधी हूँ कि निंदक को नेरे आने ही मत दीजिए। ये ऐसे लोग होते हैं ना, जो आपको निंदा कर करके आपको अंदर से खोखला बना देंगे। तुम ऐसे चलते हो, तुम ऐसे पीते हो, तुम ऐसे खाते हो, तुम ऐसे बोलते हो, नहीं भाई हट जाओ, तुम रहो ही मत साथ में ना, तुम निकल जाओ। तो ऐसे लोगों को पास मत आने दीजिए। तो वो आस्तीन के सांप ही होते हैं आपको। अच्छा, उनके पास एक बड़ा बड़ा अस्त्र होता है, ठीक है, निंदक नेरे राखी, अरे मैं ऐसा मित्र हूँ जो चापलूसी नहीं करता हूँ, मैं तुमसे सही बात कहता हूँ, इसलिए तुम्हारी बात का बुरा मान गई वगैरह वगैरह। तो उन्हें आप सीधे सीधे कहिए, भाई रहने दो, कोई बात नहीं, तुम रास्ता देखो, मैं अकेले ठीक हूँ, ठीक है। चलिए, इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द बताइए। इंद्रियों को जो जीत लेते हैं उनके लिए एक शब्द। कौन है जितेंद्री? आप तो ये सब जानते हैं, इंद्रियों को जीतने वाले को क्या कहते हैं? जितेंद्री कहते हैं। उसके बाद है जो आगे दूर की सोचता हो, जो आगे दूर की सोचता हो उसे क्या कहते हैं? दूरदर्शी। जो आगे दूर की सोचता हो, दूर के बारे में सोचता हो, उसे क्या कहते हैं? दूरदर्शी कहा जाता है। दत्तचित्र किसे कहते हैं? दत्तचित्त किसे कहा जाता है? तो आप कहेंगे किसी काम को चित्त लगाकर करना। जैसे आप चित्त लगाकर किसी में पढ़ रहे हैं तो आप क्या हैं? दत्तचित्त हैं, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं, एक और लिखा गया है, कौन है आपका? कुशाग्र बुद्धि। कुशाग्र बुद्धि किसे कहते हैं? आप जानते हैं, जिसकी बुद्धि कुशा के नोक के समान तीव्र हो उसे कुशाग्र बुद्धि कहा जाता है, आप जानते हैं। पवन का संधि विच्छेद पौधन अन। आपका पवन का संधि विच्छेद क्या होता है? पोधन अन। अगर ये पावन लिखा होता तब क्या हो जाता है? पावन का, तब आप कहते हैं पौधन अन हो जाता, तब क्या हो जाता? पौधन अन। तो ये पावन हो जाता, ये जो है पावन हो जाता, और ये पवन है तो पोधन अन लिखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? पवन हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। पुनर्जन्म का संधि विच्छेद क्या है? पुनर्जन्म का संधि विच्छेद हो जाएगा पुनः धन जन्म। पुनर्जन्म का संधि विच्छेद क्या होगा? पुनः धन जन्म। आपका क्या हो जाएगा? पुनर्जन्म का संधि विच्छेद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका सही आंसर है। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। इत्यादि में कौन सा संधि विच्छेद है? तो आप कहेंगे इत्यादि में यण संधि है। कौन सी संधि है? कौन सी संधि होती है? यण संधि होती है। यण स्वर संधि पाई जाती है किसमें? इत्यादि में। इत धन आदि, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? इत धन आदि। इत धन आदि हो जाएगा, इत्यादि हो जाता है, ठीक है। चलें आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। मुझे उम्मीद है सब समझ रहे हैं आप, तेजी के साथ चलते हैं, ठीक है। नाक रगड़ना। नाक रगड़ना का अर्थ क्या होगा? नाक रगड़ने का अर्थ बताइए। तो नाक रगड़ने का अर्थ होता है मिन्नत करना। अच्छा, यहाँ पे मिन्नत तो है नहीं, तो आप कहेंगे दीनता पूर्वक प्रार्थना करना। क्या करना? दीनता पूर्वक प्रार्थना करना। उन्मूलन का विलोम क्या होगा? उन्मूलन का विलोम होता है, उन्मूलन का विलोम होता है रोपण। उन्मूलन का विलोम क्या होता है? रोपण होता है। उन्मूलन का विलोम क्या होता है? रोपण हो जाता है। क्या हो जाता है? रोपण हो जाता है, ठीक है। उत्थान का क्या हो जाता है? पतन हो जाता है। उत्थान का क्या हो जाता है? पतन हो जाता है। उत्कर्ष का क्या होता है? अपकर्ष हो जाता है। क्या हो जाता है? अपकर्ष हो जाता है। रोपण का क्या हो जाता है? उन्मूलन हो जाता है। अवनत का क्या होता है? उन्नत हो जाता है। अवनत का क्या हो जाता है? उन्नत हो जाता है। उन्नति हो जाता है। क्या हो जाता है? उन्नत हो जाता है। इस प्रकार से सबका आप जानते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या कहा? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीज वपन काल कहा था, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही लिखा गया है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा था? आदिकाल को बीज वपन काल कहा था, तो ये आपका सही लिखा गया। लेकिन आदिकाल के अलग अलग जो हमारे हिंदी के प्रणेता थे, अलग अलग प्रकार से नाम रखे हैं, तो सबका नाम देखते हैं। चारण काल भी इसका नाम है, आदिकाल भी, वीर काल भी, बीज वचन काल है। किसने कहा था? इन सबके बारे में हम लोग थोड़ी सी जानकारी संग्रहित करते हैं अपने पास। सबसे पहले आदिकाल किसने कहा था? आदिकाल कहा था आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। किसने? हजारी प्रसाद ने। इसी को क्या कहा था? आदिकाल कहा था। आदिकाल किसने कहा था? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा था? आदिकाल कहा था। किसको? आदिकाल को आदिकाल कहा था। वीरकाल किसने कहा था? वीरकाल, देखिए वीरकाल कहीं लिखा, वीरकाल किसने कहा था? वीरकाल कहा था, जल्दी बता दिए, वीरकाल कहा था किसने? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने क्या कहा था? वीरकाल कहा था। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने क्या कहा था? इसे वीरकाल कहा था। आदिकाल को वीरकाल किसने कहा था? आचार्य विश्वनाथ प्रताप सिंह ने क्या कहा था? इसे प्रसाद मिश्र ने। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने क्या कहा था? एक मिनट, प्रसाद मिश्र ने इसे कहा था, मिश्र ने इसे क्या कहा था?
वीर काल कहा था, ठीक है। उसके बाद चारण काल किसने कहा था, आप जानते हैं जॉर्ज गियर्सन ने। जॉर्ज गियर्सन ने क्या कहा था, इसे इसे कहा था चारण काल कहा था। और यहाँ पे उसके बाद आदिकाल हो गया। आदिकाल किसने कहा था, आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था, ठीक। उसके बाद आपका है चारण और संधिकाल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा था, ठीक है। बीजवपन काल किसने कहा था, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। आप जानते हैं बीजवपन काल किसने कहा था, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अति सूधो स्नेह की मार्ग है किसकी पंक्ति है, कह रहा है अति सूधो स्नेह की मार्ग है, यह किसकी पंक्ति है सॉरी, किसकी पंक्ति, घनानंद की। किसकी पंक्ति है, घनानंद की पंक्ति। कालिंदी का पर्यायवाची, कालिंदी ये तो सबको पता होगा, कालिंदी की पर्यायवाची क्या है, अरे कालिंदी की, अच्छा कालिंदी की पर्यायवाची क्या होगा, जमुना होगा। क्या होगा, यमुना जो है कालिंदी का पर्यायवाची हो जाता है। कौन सी, यमुना। अच्छा इसकी और पर्यायवाची आप बताएंगे, यमुना की पर्यायवाची कोई हमें बताए, थोड़ा सा बताइए। यमुना की पर्यायवाची बताइए। नदियों की पर्यायवाची खूब टेट में पूछा जाता है, तो चलिए जल्दी जल्दी बता दीजिए। यमुना की पर्यायवाची अर्कजा, आपने पढ़ा होगा। रवि तनया, कृष्णा, कृष्ण भगवान में आ लगा दीजिए, कृष्णा क्या हो जाता है, उनकी बहन हो जाती, मतलब जमुना जी की पर्यायवाची। यमुना तो आप जानते ही हैं। कला गंगा भी इसे कहा जाता है, ठीक है। सर्वसुता भानुजा कहा जाता है। तरण तनुजा तट तमाल आप पढ़े ना, तरण तनुजा जो लिखा है, तरण तनुजा, ठीक है, वो किसकी पर्यायवाची है, यमुना की पर्यायवाची है। अर्कसुता आप जानते हैं। लक्ष्मी की पर्यायवाची कोई बताएगा, लक्ष्मी की पर्यायवाची खूब पूछा जाता है। आप अच्छा अपने कापी ओपी पे, किताब उताब पे आप श्री लिखते हैं, ठीक है। श्री किस लिए लिखा जाता है, लक्ष्मी की पर्यायवाची है। अच्छा कमला लिखते हैं, कमला, रमा, ठीक, पद्मा, पद्मासना, इंद्रा, समुद्रजा, हरिप्रिया, हरिप्रिया, ठीक है। उसका तनया, भार्गवी, ठीक, ये सब किसकी पर्यायवाची होती हैं, लक्ष्मी की होती हैं। सरस्वती की पर्यायवाची बताएगा कोई, सरस्वती की पर्यायवाची हमको बता दीजिए थोड़ा सा। शारदा, बीणा पाणी, ठीक है, बीणा, गिरा, भाषा, इला, ब्राह्मी, बीणापति, बागीस, महाश्वेता, ये सब किसकी पर्यायवाची होती है, सरस्वती की होती है। चलिए अंतिम बता दिए, गंगा की पर्यायवाची बता दिए। गंगा की पर्यायवाची भागीरथी है, जाह्नवी है, सुरसरी है, देवसरी है, त्रिपथगा है, सुरध्वनि है, नदीश्वरी है, देव नदी है, मंदाकिनी है, अलकनंदा है और ये देवपगा है। ये सभी किसकी पर्यायवाची होती हैं, गंगा की पर्यायवाची होती हैं। मुझे याद है कि आप सबको याद होगा, लेकिन नहीं याद है तो आप याद भी कर सकते हैं, कोई कठिन चीज़ नहीं है, बहुत आसान है। आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं, ये तो सब लोग जानते हैं। पहली आत्मकथा के लेखक कौन है, बाबू श्याम सुंदर दास हैं। मुझे लगता है सबको ये आंसर पता होगा, ठीक है। आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन है, बाबू श्याम सुंदर दास हैं, जिनकी आत्मकथा क्या है, मेरी आत्म कहानी। मेरी आत्म कहानी, आत्म कहानी किसकी रचना है, बाबू श्याम सुंदर दास की। और ये क्या कहे जाते हैं, आधुनिक हिंदी साहित्य के पहली आत्मकथा के नाम पे जाने जाते हैं, ठीक है। अच्छा इसके बाद में कुछ हम बात कर लें यहाँ पे। हरिवंश राय बच्चन ने अपनी आत्मकथा 4 भागों में लिखी थी, जो कि इस प्रकार है। क्या उनके, हरिवंश राय बच्चन यहाँ पे है ना, हरिवंश राय बच्चन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। हरिवंश राय बच्चन ने अपनी आत्मकथा जो है 4 भागों में लिखी थी। पहला था क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या भूलूं क्या याद करूं, ये इनका है 1969 में लिखा गया था। याद रखिएगा किस लिए लिख रहे हैं सन, आप जानेंगे। क्या भूलूं के याद करूं 1969 में। नीड का निर्माण फिर भी, नीड का निर्माण, निर्माण फिर भी, निर्माण फिर 1970 में लिखा गया था। कब, 69 हो गया, 70 हो गया, ठीक। उसके बाद वसेरे से दूर, वसेरे से दूर, वसेरे से, वसेरे से दूर, वसेरे से दूर कब लिखा गया था, 1978 में, ठीक है। उसके बाद 10 द्वार से सोपान तक, 10 द्वार से सोपान तक, अंतिम कौन है, 10 द्वार से सोपान तक, 10 द्वार से सोपान तक, तो ये हो जाता है उनका 1985 में। कब, 1985 में, यानी 69, 70, 78, 85 में लिखे गए थे। 4 हैं, पहला क्या भूलूं क्या याद करूं, नीट का निर्माण फिर भी, और उसके बाद बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। ये हरिवंश राय बच्चन के 4 खंडों में इनकी आत्मकथा लिखी गई थी, ठीक है। देवेंद्र सत्यार्थी, देवेंद्र सत्यार्थी यहाँ पे है ना, देवेंद्र सत्यार्थी, इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। देवेंद्र सत्यार्थी की आत्मकथा 2 भागों में प्रकाशित हुई है। प्रथम भाग है चांद सूरज की वीरन, क्या है, चांद सूरज की वीरन, सूरज की वीरन, चांद सूरज की वीरन, चांद सूरज की वीरन कब प्रकाशित हुई थी, 1952 में।
और उसके बाद तथा द्वितीय भाग नील यक्षिणी, द्वितीय भाग का नाम क्या है? नील यक्षिणी। द्वितीय भाग का नाम क्या है? नील यक्षिणी है। और ये कब प्रकाशित हुई थी? 1985 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है। उसका बाद जबकि 1641 में बनारसी दास ने ब्रज भाषा पद में अर्ध कथा की रचना की, जिसके हिंदी में प्रथम प्राचीनतम आत्मकथा माना जाता है। किसने? कह रहा है, ध्यान सुनिएगा, 1641 ईस्वी में बनारसी दास, ध्यान से पढ़ लीजिए, काम देगा। बनारसी दास जैन ने ब्रज भाषा में, किस भाषा में? ब्रज भाषा में, ध्यान से सुनिएगा, काम की चीजें हैं। ब्रज भाषा में पद में अर्ध कथा नामक रचना की, जिसे हिंदी का प्रथम प्राचीनतम आत्मकथा माना जाता है। कौन लिखा था? बनारसी दास। एक बार है, बनारसी दास जैन ने ब्रज भाषा में अर्ध कथा की रचना की, जिसे हिंदी का प्रथम प्राचीनतम आत्मकथा माना जाता है। मुझे उम्मीद है कि सभी चीजें आप कनेक्ट कर पाए होंगे। आगे बढ़े। कार्य के आरंभन में ही विघ्न पड़ना, यानी प्रारंभ किए नहीं, कार्य शुरू नहीं किए तब तक विघ्न पड़ जाए, इसका मतलब क्या होता है? सिर मुड़ाते ओले पड़ना। जैसे ही सिर मुड़ाए तैसे ओले पड़ गए। आप किसी के साथ हो सकता है। ठीक है। किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? मतलब कौन सा ऐसा कवि है जिसे कवियों का भी कवि कहा जाता है? शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा जाता है। नाम से ही लग रहा है भारी भरकम इंसान है कोई। ठीक है। शमशेर बहादुर सिंह कवियों का कवि कहा जाता है। शमशेर प्रेम और सौंदर्य के कवि हैं। किसके कवि हैं? प्रेम और सौंदर्य लिखते हैं। तो प्रेम तो सबसे ऊपर है, प्रेम और सौंदर्य के कवि हैं। अगर आप साहित्य पढ़ रहे हैं तो प्रेम और सौंदर्य को आप सबसे ऊपर ही रखते हैं। प्रेम और सौंदर्य के कवि हैं। शमशेर बहादुर सिंह नई कविता के प्रमुख कवि। शमशेर बहादुर सिंह दूसरे शतक के कवि और इनकी काव्य संग्रह कुछ कविताएं चुकी भी हूँ नहीं मैं, इतने अपने वास उदिता अभिव्यक्ति का संघर्ष, बात बोलेगी काल तुमसे होड़ मैं मेरी, ठीक, और कहीं बहुत दूर से सुन रहा हूँ सुकून की तलाश आदि इत्यादि अलग अलग प्रकार की इनकी रचनाएं हैं, आधुनिक काल की हैं। ठीक है। दशरथ सुत त्यों लोक बखाना और राम नाम का मरम है आना। ठीक है। अब ये पूछ रहा है किसकी रचनाकार हैं, के पंक्तियां हैं, यानी कौन सा इसको लिखने वाले हैं? ते हैं हमारे कबीर दास जी हैं, जिन्हें क्या माना जाता है? बहुत अच्छे कवि माने जाते हैं। ठीक है। कबीर दास जी ने इसको लिखा है। ठीक। अगला आपके पास एक प्रश्न है, हिंदी का पहला पत्र कौन सा है? हिंदी का पहला पत्र होता है उदंड मार्टन। कौन सा होता है? उदंड मार्टन। कब लिखा जाता है? 30 मई 1826 को, 30 मई 1826 को लिखा जाता है। पंडित जुगल किशोर शुक्ल के द्वारा लिखा जाता है। जुगल किशोर शुक्ल के द्वारा ये लिखा जाता है। ठीक है। पंडित जुगल किशोर शुक्ल के द्वारा लिखा जाता है। कानपुर में लिखा जाता है। ठीक है। और इसका नाम क्या? उदंड मार्टंड है। पहला पत्र है। कब लिखा जाता है? 26 मई, सॉरी माफ करिए, 30 मई 1826 को। कब लिखा जाता है? 1826। इसीलिए 30 मई को पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। आप में से ज्यादातर लोग इस बात को समझ पा रहे होंगे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। चिंतामण किसका निबंध संग्रह है? देखिए ये प्रश्न अभी ऊपर आया था रामचंद्र शुक्ल के। ठीक है। अब यहाँ देखिए उल्टा करके पूछ लिया, चिंतामण किसका संग्रह है? तो आप कहेंगे रामचंद्र शुक्ल का है। ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 ईस्वी में हुई थी। प्रेम सागर किसकी रचना है? प्रेम सागर लल्लू लाल जी की रचना। प्रेम सागर किसकी रचना है? लल्लू लाल जी की रचना है। प्रेम सागर लल्लू लाल जी की रचना है। इनकी अन्य रचनाएं जैसे सिंहासन, बतीसी, बैताल पचीसी, शकुंतला नाटक, उसके बाद माधोनल, राजनीत, ये सभी किसकी रचनाएं हैं? लल्लू लाल जी की रचनाएं होती हैं। आगे बढ़ जाते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। आपका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? सही हो जाएगा। जिसमें आप कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समुदायवाचक संज्ञा, और कौन से लिखते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा। थे 5 भेद होते हैं। 5 भेद होते हैं। किसके आधार पर? व्युत्पत्ति के आधार पर कितने भेद हो जाते हैं? 5 हो जाते हैं। हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है? हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण संज्ञा के आधार पर किया जाता है।
कारक के कितने भेद होते हैं ये तो सबको पता है। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान, को के लिए अपादान से संबंध, का के की रा रे री अधिकरण में पे पर, और उसके बाद संबोधन होता है हे अजी अहो। ये सभी कितने प्रकार के कारक होते हैं? 8 कारक के भेद बताए जाते हैं। लेकिन यही प्रश्न अगर आपसे संस्कृत में पूछ ले, अगर यही प्रश्न संस्कृत में पूछ ले कि कारक कितने प्रकार के होते हैं, तो वहां पे आपका आंसर क्या हो जाता है? हिंदी में 8 कारक होते हैं। हम लोग हिंदी का प्रैक्टिस पेपर कर रहे हैं, और संस्कृत में कारक की संख्या कितनी हो जाती है? 6 हो जाती है। गलती मत करना। हिंदी में 7, हिंदी में माफ करिएगा 8, और संस्कृत में कितने होते हैं? 6 प्रकार के कारक होते हैं। एक बार मैं फिर से बता दूं, कर्ता ने कर्म को संबोधन, इसका चिन्ह है, विभक्ति चिन्ह क्या है? कर्ता ने कर्म को, ठीक है, करण से के द्वारा, ठीक, उसके बाद करण से के द्वारा, संप्रदान कारक में को के लिए, ठीक है, अपादान कारक में हो जाता है से अलग होने के भाव में, संप्रदान और संबंध कारक में होता है का के की रा रे री, अधिकरण में होता है में पे पर, और उसके बाद होता है संबोधन में आपका हो जाता है हे अजी अहो यहाँ इत्यादि क्या हो जाते हैं? 8 प्रकार के कारक हिंदी में पाए जाते हैं। बात कर रहे थे घा शब्द का उच्चारण स्थान। मैंने कई बार आपको बताया कतामूदकों में कंठ से होता है। किससे होता है? घा का उच्चारण कहाँ से होता है? का से होता है। 6 किस वर्णों के मेल से बना है? तो का और किसके खट्टी सा के, यानी जिसे हम लोग मूर्धन्य सा कहते हैं, इनके मेल से किसका निर्माण होता है? 6 शब्द का निर्माण होता है। आप जानते हैं 4 संयुक्त व्यंजन पाए जाते हैं, जिन 4 संयुक्त व्यंजनों में का धनसा से मिलकर के किसका निर्माण होता है? 6 का होता है, ठीक है। उसी तरह से ता और रा से मिलकर के किसका निर्माण होता है? त्रा का निर्माण होता है। उसी प्रकार से सा और जा और या मिलकर के, जा और या मिलकर के, या मिलकर के, जा और या मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? ज्ञा का निर्माण करते हैं। जबकि सा और रा मिलकर के स्रा का निर्माण करते हैं। सा और रा मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? श्रीमान वाला स्रा का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से चारों के बारे में आपने समझ लिया। फिर से मैं बता दूं, का और सा मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? 6 का निर्माण करते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरी बात कर लें, ता और रा मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? त्रा का निर्माण करते हैं। उसका जा और या मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? ज्ञा का निर्माण करते हैं। जबकि सा और रा मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? तो आप कहेंगे श्री यानी वाले स्रा का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से आपने देखा कि 4 प्रकार के संयुक्त व्यंजन होते हैं। चारों के बारे में आपने अध्ययन कर लिया। शुद्ध वर्तनी का चयन करिए। तो शुद्ध वर्तनी यहाँ पे इस अस्पृश्यता लिखी गई है, जो कि यहाँ पे सही लिखी गई। इसका मतलब होता है छुआछूत, ठीक। कवि का स्त्रीलिंग, ये तो सबको पता होगा, कई बार पूछा गया है। मान लीजिए पूछा गया इसलिए लिख दिया गया। कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है? कवियत्री हो जाता है। कब के स्त्रीलिंग क्या हो जाता है? कवियत्री हो जाता है, ठीक। तो उसके बाद पूछ रहा तरण का पर्यायवाची शब्द क्या है? तरण का पर्यायवाची सूर्य होता है। सूर्य के और भी पर्यायवाची आपने पढ़े होंगे। सूर्य को और पर्यायवाची क्या होता है? रवि, भानु, दिनकर, दिवाकर, भास्कर, प्रभाकर, सविता, पतंग, आदित्य, ठीक है, दिनेश, ये सब किसके पर्यायवाची होते हैं? सूर्य के पर्यायवाची होते जाते हैं। नदी की पर्यायवाची कोई बताएगा? नदी की पर्यायवाची होती है सरिता, निर्झरी, तरंगिणी, पयुष्यनी, तरनी, लहरी, आपगा, सर, तरंगवती, ठीक है। नदिया, ये सभी किसके पर्यायवाची हो जाते हैं? नदी की। फिर से देखते हैं नदी की पर्यायवाची कौन कौन से? सरिता है, निर्झरिणी है, तरंगिणी है, पयुष्वनी है। ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? लहरी है किसकी पर्यायवाची? नदी की है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें नाम का पर्यायवाची, तो नाम मतलब होता है संज्ञा। तो आप जानते हैं नाम का पर्यायवाची कोई मतलब ही नहीं। युवती, युवती मतलब लड़की को कहते हैं। तो इसका हो जाएगा सुंदरी। मैंने कहा ना, स्त्री या युवती जब भी आएगा आप बिना पूछे आछे सुंदरी पहला शब्द बोल दीजिए, सही हो जाएगा। सुंदरी, श्यामा, किशोरी, तरुणी, क्या कहते हैं? नव यौना, नव यौना। उसके बाद आपका हो जाता है नवोढ़ा कहते हैं ना इसको, और क्या कहते हैं? तो श्यामा, सुंदरी, किशोरी, रमणी, नहीं, तरणी। श्यामा, सुंदरी, किशोरी, तरणी, और युवती हो जाएगा नव यौना, नवोढ़ा। ये 5-7 आप याद कर लीजिए, इसमें से आपको कभी मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आगे चले, नाम के पर्यायवाची बताइए। नाम, कुछ लोग नाम कमाते हैं। नाम कमाना मतलब ख्याति कमाते हैं, कहे ना, कीर्ति उनकी कमाते हैं, और मशहूरी कमाते हैं, ठीक है, बड़ाई कमाते हैं। तो ये सब किसके पर्यायवाची में आ जाते हैं? नाम के पर्यायवाची में आ जाते हैं, ठीक है। देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छी चीज़ें हैं, ये सब याद कर डालिए। देखिए एक पेपर होता है, आप लोगों में से शायद कुछ लोग देते होंगे RO ARO का, ठीक है, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी,
तो ये जो समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का पेपर होता है ना, इसमें विलोम शब्द आते हैं 10 ठो। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो विलोम, पर्यायवाची, तत्सम, तद्भव रट करके बैठे हैं। तो आप एकदम बोलते जाइए, कोई शुरू कर दे आप बता दीजिए, 10 पाँच बता दीजिए और सामने वाला चुप हो जाए खुद ही। ठीक है। हाँ चलिए, मीन का पर्यायवाची शब्द बताइए, मीन का। ठीक है, बुरा मत मानिएगा, ये तो ऐसे कह रहा था। मीन का क्या हो जाता है? मत्स्य हो जाता है। कोई पूछे बस उसे बता दीजिए मत्स्य मतलब क्या हो जाता है। सफली कहते हैं, कहीं कहीं देखिए मछली को सफली कहा जाता है, आपने सुना होगा। अच्छा, जल और जीवन, जल तथा जीवन किसका नाम है? मछली का है। जल है तो जीवन है। ठीक है। और इसको एक और कहा जाता है, इसको कहते हैं झ और स, झस कहा जाता है। किसको? मछली को, यानी मीन। मीन मतलब क्या होता है? मछली होता है। तो इसका पर्यायवाची क्या होगा? तो मीन का मत्स्य होता है, तो एक तो हो ही गया, मछली हो गया, हो ही गया। ठीक, उसके बाद झस हो गया, ठीक, हो ही गया। और सफली हो गया, सफली भी होता है किसकी पर्यायवाची? मीन की पर्यायवाची होता है। ठीक है, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। चलिए, अब इसकी पर्यायवाची बताइए। विभावरी की कोई पर्यायवाची? विभावरी है, ये है विभावरी ना। विभावरी मतलब क्या होता है? रात होता है। तो रात की पर्यायवाची क्या होती है? विभावरी मतलब होता है रात। रात की पर्यायवाची क्या होती है? रजनी होता है। ठीक है। निशा होता है, निशा। ठीक है, निशा अगर ये हो गया तो ये निशा मतलब रात हो गई। और ये निशा हो गया तो ये नीस, ठीक है, दूसरा हो गया। ठीक। तो ये नीस आता है ना, उसमें इकोलॉजी पढ़ते हैं तो नीस शब्द आता है, NICHE, नीस आता है ना, और नीस दूसरा हो जाता है। तो यहाँ पे निशा मतलब हो गया रात्रि। यामिनी मतलब रात्रि होता है। तमी, तमी मतलब क्या होता है? रात्रि होता है ना। विभा, विभा मतलब क्या होता है? रात्रि होता है। विभावरी, हाँ, विभा, विभा मतलब क्या होता है? रात्रि होता है, यानी रात होता है। तो रात के आपने कितने याद किए? एक रैन हो गया, रात हो गया, रजनी हो गया। ठीक है, रात्रि तो जानते ही हैं। और हो गया एक तो कौन सा? विभा हो गया, यामिनी हो गया। ये सब किसके पर्यायवाची हैं? तो एक कहाँ पे हम लोग मत्स्य पे हैं? अच्छा, विभावरी की पर्यायवाची पढ़ रहे थे ना, विभावरी की। ठीक है। उसके बाद आपको, ठीक है, सापक है और सिखी, कोई शब्द नहीं। आगे बढ़ जाते हैं। दिए गए में भिन्न अर्थ वाला शब्द बताना है, जिसका अर्थ भिन्न हो, मतलब अलग हो सबसे। तो आत्मजा, नंदिनी, कन्या, ये तीनों तो पुत्री हो गई। भार्या मतलब क्या होता है? भार्या मतलब बताइए, भार्या मतलब क्या होता है? तो ये सब तो हो गए। ठीक है, पुत्री की पर्यायवाची हो गए। तो भार्या मतलब क्या होता है? जल्दी बताइए, भार्या मतलब क्या होता है? भार्या किसकी पर्यायवाची? पत्नी की है। भार्या मतलब क्या होता है? पत्नी होता है। भार्या मतलब पत्नी। और पत्नी की पर्यायवाची तो भाई आपको पता होनी चाहिए। पत्नी की पर्यायवाची नहीं पता तब तो आपको दिक्कत है। सबसे पहले क्या कहते हैं? सहभागिनी कहते हैं इसे। क्या होता है? भाग की आधी होती, सहभागिनी कहते हैं। ठीक है। अब किसी किसी की कर्म फूट जाता है, सहभागिनी कहते हैं इसे। ठीक है, ना हंसी मजाक लेकर है, सहभागिनी होता है। ठीक है। उसके बाद इसे क्या कहते हैं? बधू कहते हैं। बधू मतलब क्या होता है? बहू होता है, बधू होता है। ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों की प्राण प्रिया, आपने हमारे जो राजा दशरथ जी थे वो क्या कहते थे? कई कई उनको क्या नाम है? भरत की मम्मी को क्या कहते थे? भरत की मम्मी क्या नाम है? कैकेयी था ना। उन्हें प्राण प्रिया, प्राण प्रिया कहते थे। पत्नी को क्या कहा जाता है? प्राण प्रिया कहा जाता है। प्रिया किसे कहते हैं? प्रिया किसे कहा जाता है? प्रिया मतलब क्या होता है? पत्नी होता है, आप जानते ही हैं। कांता मतलब क्या होता है? पत्नी होता है, आप जानते हैं। लेकिन ये आत्मजा, नंदिनी और यहाँ पे कन्या, ठीक है, उसके बाद सुता, बेटी, लड़की, ये सब किसकी पर्याय? दुहिता, ये सब किसकी पर्यायवाची होती है? बेटी की होती है, पुत्री की होती है। ठीक है। तो और भार्या मतलब होता है पत्नी। पत्नी की पर्यायवाची मैंने आपको बताया क्या होता है? बधू होता है, प्राण प्रिया होता है, प्रिया होता है, कांता होता है, अर्धांगिनी, कुछ लोग कहते हैं ना कि मेरी अर्धांगिनी है, सहभागिनी है। तो ये सभी किसकी पर्यायवाची हो जाता है? पत्नी का हो जाता है। ठीक है। अनुपम के पर्यायवाची, अनुपम मतलब क्या होता है? अद्वितीय, अलौकिक, अद्वितीय शक्तियां, पावर जो होते हैं उसी को क्या कहते हैं? अनुपम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनुपम कहा जाता है। चलें आगे। आगे पूछ रहा है, कान का कच्चा होने का अर्थ क्या होता है? कान का कच्चा होने का अर्थ होता है कि जो सुनी सुनाई बातों पर यकीन कर ले। जैसे कि कुछ लोग अफवाह फैलाते हैं ना, तो अफवाह पर यकीन कर ले, उसे क्या कहते हैं? कान का कच्चा होना। ठीक है। चलिए आगे बताइए आप। तीसरा सेगमेंट हमारा पूरा होता है, जिसमें हम लोगों ने कितने क्वेश्चन किए? अभी तक 90 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, यानी फर्स्ट सेगमेंट, थर्ड, सेकंड सेगमेंट और थर्ड सेगमेंट। प्यारे मित्रों, हमारी एक चाहत है कि 30,000 सब्सक्राइबर हमारे पूरे हो जाएं। कब तक पूरे हो जाएं? 12 जनवरी तक। आप सब थोड़ी सी मदद कर देंगे तो 12 जनवरी तक 30,000 पूरे हो जाएंगे। मेरी बहुत कोशिश है 12 जनवरी तक पूरी हो जाए। 500-700 की कमी है, आप सब थोड़ा सा कोशिश कर देंगे तो पूरा हो जाएगा। आपसे हम एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप सब जरूर करिए, हम आपके लिए काम कर रहे हैं, आप हमारा थोड़ा सा सहयोग कर दीजिए। 30,000, 500-700 लोगों को तो आप जोड़ ही सकते हैं बड़े आराम से, और 30,000 पूरे हो जाएंगे। ठीक है। चलिए,
उसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा है, कविता शिक्षण की विधि है, आपको बताना है कौन सा है। तो कविता शिक्षण की जो विधि होती है ये आपकी कौन सी होती है, अर्धबोध होती है, ये आपका सही है, अर्थबोध प्रणाली होती है, सही विधि यही है। शब्द और विलोम की दृष्टि से कौन सा विलोम सही है, नहीं है, कह रहा है कौन सा सही नहीं है, यौवन का वार्धक्य सही, लोलुप का संतुष्ट सही, संश्लेषण का विश्लेषण होता है, विवेचन नहीं होता, संश्लेषण का विश्लेषण होता है, जो कि आपका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं, आपको बताना है कौन सा सही नहीं। अन्याय और न्याय होना चाहिए ना, अन्योन्य परस्पर कृति रचना और ये कृति का निकृष्ट पुरुष, ये आपका गलत है, बाकी सभी सही है। तो आपका नहीं वाला ही नहीं वाले के हिसाब से सही हो जाता है। चलिए, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, मुहावरे का सही अर्थ क्या है। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास मतलब भगवान की भक्ति करने निकले थे, किसी विशेष कार्य के लिए निकलना, उसकी उपेक्षा करके दूसरे कार्य को करने लगना। जैसे कुछ बच्चे कहते हैं कि हम स्कूल जा रहे हैं, कुछ लड़के लड़कियां, और स्कूल ना जा करके वो यो होटल चले जाते हैं। तो इनका क्या होता है कि आए थे विशेष काम के लिए, उसकी उपेक्षा करके दूसरे काम में लग जाना, मतलब कोचिंग के बहाने से निकलते हैं और पता चलता है कि रेस्टोरेंट में पकड़े जाते हैं, तो अपने कोचिंग की उपेक्षा करके वो कहाँ चले गए, दूसरे। तो आए थे हरिभजन को, भगवान की पूजा करने आए थे, और लगे ओटने कपास यानी कपास के फूल तोड़ने लगे, तो ये क्या होगा कि एक काम की उपेक्षा की गई। क्लियर है। वाक्य और उसके भेद से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है, वाक्य और उससे भेद से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है, आपको बताना है। बच्चे नाश्ता करके विद्यालय गए, सरल वाक्य। दूसरा है जो प्रथम आएगा वह पुरस्कार पाएगा, मिश्र वाक्य। ने भाषण दिया और चला गया, संयुक्त वाक्य। अब आपका है कि लक्ष्मी गई और सोफिया आ गई, क्योंकि गलत जोड़ा बताना था, यहाँ पे दो हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये सरल वाक्य नहीं है। तो और बाकी तीनों आपके क्या हैं, सही है। वाक्यांश के लिए एक शब्द से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है, यहाँ फिर जोड़ा गलत वाला बताना है, सही वाला नहीं बताना है, गलती मत करना। जिसका इलाज कठिन हो, दुसाध्य। जो मनुष्यता से दूर हो, अमानुषिक। जो कम खर्च करने वाला हो उसे क्या कहते हैं, जो कम खर्च करने वाला हो उसे क्या कहते हैं, अपव्ययी। अच्छा, जो इतिहास प्रागैतिहासिक ये भी सही है। जो कम खर्च करने वाला हो उसे क्या कहते हैं, मितव्ययी कहते हैं, अपव्ययी नहीं कहते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा, सी वाला गलत होगा, और गलत ही चूंकि हमसे पूछा गया था, तो आपका आंसर सी वाला सही हो जाता है। विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, कह रहा विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, इसको आपको बताना है। कौन सा अशुद्ध है इसके बारे में आप बताएंगे। नहीं, मैं कल नहीं आऊँगा, आ सकूँगा, ये आपका गलत है। चिरंतन शब्द में विलोम की दृष्टि से कौन सा सही है, बताइए। चिरंतन का आप बताइए, चिरंतन का क्या होता है, नश्वर होता है, चिरंतन का क्या होता है, नश्वर होता है। तो आपका सी वाला डी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। कौन सा युग्म गलत है, गलत बताना है आपको। लोहा लेना, सामना करना, नाश, रास्ता नापना, आकलन करना, नहीं, रास्ता नापना मतलब भाग जाना होता है, ठीक है। और बाकी उसके बाद रंग रंग जानना, अच्छी तरह से परिचित होना, शैतान के कान काटना, बहुत चतुर होना। तो आपका ये सब सही है, लेकिन ये गलत है। रास्ता नापना मतलब होता है भाग जाना, वहां से रफू चक्कर हो जाना। लोकोक्ति और उसके अर्थ के जोड़े में कौन सा जोड़ा गलत है, आपको बताना है। लोकोक्ति और उसके अर्थ के जोड़े में कौन सा जोड़ा गलत है, गलत वाला ही आपको बताना है, याद रखिएगा। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अपना दोष ना बांधकर दूसरे को मढ़ना, सही है। आंख का अंधा, नाम का नयन सुख, नाम के प्रतिकूल कार्य करना, ठीक, सही है। अक्ल बड़ी और भैंस, बल की अपेक्षा बुद्धि अधिक शक्तिशाली होती है, ये भी सही है। अब आपको बताना है, आ बैल मुझे मार, बैल को मारना ये गलत है। आ बैल मुझे मार मतलब जानबूझ करके आफत में पढ़ना होगा, लेकिन यहाँ पे लिखा गया है आ बैल मुझे मार, जो कि आपका गलत है। यहाँ पे इसका अर्थ क्या होता है, जानबूझ करके आफत में पढ़ना। प्यारे मित्रों, आगे की तरफ बढ़ते हैं, और आपने इसी प्रकार से 100 प्रश्नों की टारगेट को पूरा किया। आपके पास 25 से 28 प्रश्न और बचे हुए हैं, आप पूरा करके जाइएगा, आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। उड्डयन फिर वही आ गया, मैंने आपसे कहा था जब भी मिलेगा तो जिस शब्द को रहेगा बीच में उस शब्द को मत पकड़िएगा। तो पहले डा काटिए, देखिए डा कहाँ कहाँ, यहाँ कट जाएगा, और उसी वर्ग का अक्षर पकड़ना तो चा भी कट जाएगा, डा फिर कट जाएगा, और आपके पास एक ही बचेगा, उत्दंडयन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा उत्दंडयन। ये ट्रिक आपको बहुत काम देने वाली है, ठीक है, उत्दंडयन, ठीक है। निम्नलिखित में से कैसी संधि है, व्यंजन संधि है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। शुद्ध वर्तनी किसमें है, तो यहाँ पे दृष्टा जो है इस शुद्ध वर्तनी लिखी गई है, तो ये बात आपकी सही हो जाती है, ठीक है।
चौराहा में कौन सा समास है, ये तो कॉमन सा क्वेश्चन है। चौराहा में कौन सा समास है, द्विगु समास है, ये सब जानते हैं आप। अंदर अंदर कढ़ाई में गुड़ पकना, मतलब कुछ गुप्त मंत्रणा करना। अंदर अंदर कहते हैं ना, अंदर अंदर कुछ पक रहा है, अंदर अंदर पक रहा है मतलब कुछ गुप्त मंत्रणा चल रही है, ठीक है, लोग किसी को बताना नहीं चाह रहे हैं। तो ये कब होता है, जब किसी घर में ताका झांकी करते हैं तब। किस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता, ये तो कॉमन सा फ्रंट लाइन का क्वेश्चन है। आप बताइए, बहुब्रीहि समास में तीसरा पद प्रधान होता है, इसीलिए तो ये बहुब्रीहि क्या होता है कि इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, ये इसमें तीसरा पद प्रधान हो जाता है, ठीक। जैसे आप कहते हैं क्या कहते हैं, दशानन, दशानन का मतलब क्या हो जाता है, 10 है आनंद जिसके, यानी वो किसको इंडिकेट करता है, रावण को, तीसरा पद प्रधान हो जाता है, रावण का हो जाता है, ठीक है। स्वर किसका भेद है, स्वर किसका है, स्वर किसका भेद है, तो स्वर जो होता है वर्ण का भेद होता है, किसका भेद होता है, स्वर जो है तो वर्ण का भेद होता है, दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन, ठीक है। वर्ण के कितने भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। अत्याचार शब्द का उपसर्ग क्या है, अत्याचार में उपसर्ग है, अति धन आचार, अत्याचार उपसर्ग हो जाता है, अति उपसर्ग हो जाता है। जब छात्र शिक्षक को भाषा का अनुकरण करे तो उसे क्या कहते हैं, जब छात्र शिक्षक की भाषा का अनुकरण करे तो उसे क्या कहते हैं, अनुकरण का सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुकरण का सिद्धांत कहते हैं। और एक प्रश्न ऊपर भी आ चुका था, अंबर पनघट में डूबो रही उषा तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है, तो आप कहेंगे रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है। ऊष्म वर्ण आप जानते हैं, शाखा सा, तीनों सा जो होते हैं ये ऊष्म वर्ण के रूप में आते हैं, ये अंतस्थ वर्ण होते हैं, ये कैसे हैं, तालव्य हैं, कंठ ताल मूर्धन, और ये मूर्धन होते हैं। तो आपका सही हो जाता है कौन सा, तीनों सा ये ऊष्म वर्ण के रूप में जाने जाते हैं। मेढक का तत्सम मंडूक होता है, मेढक का तत्सम क्या होता है, मंडूक होता है। आपका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए है। फिर देखिए दिग्गज आ गया। अभी इसमें मैंने आपसे क्या कहा था कि आपको जो शब्द बीच में उस शब्द को नहीं पकड़ना, उसी श्रेणी का पहला शब्द पकड़ना है। तो गा तो पहले कट गया पहला ऑप्शन में। चलिए दूसरे ऑप्शन पे आते हैं। यहाँ पे दी होगा ही नहीं, और फिर गा आ गया तो होगा नहीं, तो का आएगा, और का पे हलंत वाला ही आपका सही होगा, तो आपका दिग्गज सही हो जाता है। व्यंजन संधि का उदाहरण है। गुप्त का विलोम क्या है, गुप्त का विलोम होता है गुप्त का प्रकट करना, किसी बात को गुप्त रखना या उसको प्रकट कर देना, गुप्त का विलोम कहलाता है। गांठ का पूरा मुहावरे का अर्थ क्या, गांठ का पूरा मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो मालदार होना। गांठ का पूरा मतलब मालदार होना। लक्ष्य का अनेकार्थक शब्द है, लक्ष्य का अनेकार्थक शब्द क्या है, लक्ष्य का निशाना होता है, लक्ष्य का निशाना होता है। सुधा का अनेकार्थक शब्द क्या है, सुधा का अनेकार्थक शब्द होता है, सुधा मतलब होता है अमृत, और सुधा मतलब पानी भी होता है। आंख पर, आंख का अंधा नाम नयन सुख, आंख का अंधा नाम नयन सुख यानी गुण के विपरीत नाम का होना। आंख का अंधा नाम नयन सुख, ठीक है। अपमान में उपसर्ग है, अपमान में कौन सा उपसर्ग है, तो आप कहेंगे अपमान में अप उपसर्ग है। कौन सा, अप उपसर्ग है। और उसी प्रकार से आगे बढ़ जाएंगे। दुरावस्था में, दुरावस्था में उपसर्ग हो जाएगा उपसर्ग हो जाता है। दुरावस्था में कौन सा उपसर्ग हो जाता है, दुर उपसर्ग हो जाता है। पराजय में कौन सा उपसर्ग हो जाता है, परा उपसर्ग हो जाता है। इस प्रकार से हम चार पेपर को, मतलब चार पेपर के लिए हम लोग 120 क्वेश्चन को पूरा कर चुके हैं। अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 7 से 8 क्वेश्चन बचे हुए हैं, जो कि अंतिम क्वेश्चन है। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट आएगा, और इसके बाद कल की डेट में आपको, आज ये 5 तारीख है, 6 तारीख को आपको मिलेगा ईवीएस का पूरा प्रैक्टिस पेपर, जिसमें आपके 240 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे गए हैं। आप जरूर देखिएगा 240 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और हम दावा करते हैं कि 240 में से आपको 24 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहां से मिल जाएंगे। अगर आप ईवीएस में 24 क्वेश्चन कर ले गए तो आपको टेट पास होने से कोई नहीं रोक सकता है, मैं गारंटी लेता हूं। इसके तुरंत बाद आपको संडे को आपको एक प्रैक्टिस पेपर मिल जाएगा, किसका, जल्दी बता दीजिए, मनोविज्ञान का। और संडे को क्या मिल जाएगा, मनोविज्ञान का आपको मिल जाएगा, जिसे हम सीडीपी कहते हैं। और उसके तुरंत बाद आपको मैथ वगैरह भी आ जाएगा। चलिए, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, द्विगु समास का उदाहरण क्या है। द्विगु समास का उदाहरण आपको बताना है, तो आप कहेंगे यहाँ पे द्विगु में संख्यावाचक ढूंढना है, तो नवग्रह जो है द्विगु का उदाहरण है। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती थी, हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती, किस लिपि में, देवनागरी लिपि में। आकाश पाताल के बीच लगने वाला चिन्ह कौन सा होगा, योजक चिन्ह होगा। आकाश पाताल के बीच में जो चिन्ह लगा हुआ है वो कौन सा चिन्ह है, योजक चिन्ह है। और उसके बाद यह नई साड़ी है, यह नई साड़ी है, इसमें क्या हो गया, ये विशेषण है। नई किसको इंडिकेट कर रहा है, विशेषण को इंडिकेट कर रहा है। और नीचे दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। नीचे जो विकल्प दिया गया है उसमें तत्सम क्या होगा, खिड़की हो जाएगा, आपका तत्सम शब्द हो जाता है। और उसके बाद
आगे बढ़ जाएंगे। निम्न में से तद्भव शब्द है, तद्भव शब्द क्या होता है? आप कहेंगे मुख हो जाता है, तद्भव शब्द है। और उसके बाद नीचे दिए गए में सूर्य की पर्यायवाची नहीं है। अभी मैंने सूर्य की बहुत सारी पर्यायवाची आपको बताई, जैसे जिसमें हमने आपको सूर्य की पर्यायवाची में हमने आपको बहुत सारे सूर्य के पर्यायवाची बताया, जैसे दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, रवि। ठीक है, तो उसमें से आपको देखना है यामिनी जो होता है ये नहीं है, बाकी सभी के सभी किसके पर्यायवाची हैं? सूर्य के पर्यायवाची हैं। प्यारे मित्रों, इसके बाद मनोरथ में संधि विच्छेद आपको बताना है। ये क्वेश्चन आपके लिए है, मनोरथ का संधि विच्छेद क्या होगा? आप कमेंट करके बताइएगा, और सीरीज कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइएगा। मुझे उम्मीद है कि आप सबको इसका लाभ अवश्य मिलेगा पेपर में। सेकंड पार्ट इसका बहुत जल्द आएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।